सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर में जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो जस्ट मैं चेक कर लूं सेटिंग्स कुछ खराब तो नहीं हुई है। नो प्रॉपर, एवरीथिंग इज प्रॉपर, फाइन। सो लिसन वेरी केयरफुली। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो है 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का जो है ये टॉपिक है। तो इसमें हम लोग आखिर पढ़ने क्या वाले हैं, तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। हम लोगों को इसका वन शॉट देखना है। अभी जो है एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हैं और एग्जाम्स क्योंकि बहुत ही नजदीक आ चुके हैं तो हम लोग जाहिर सी बात है कि बेसिकली हम लोग बहुत डिटेल वाला चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। इसको मैं आपको मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे में पूरा खत्म करवा दूंगा और आपको जो है इसमें काफी मजा भी आएगा। दिस इज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक चैप्टर। इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में आने वाले हैं उसको हम पूरी तरीके से कवर कर देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको बस इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखना है, ठीक है। मैं हूं आपका अपना प्यारा प्रोफेसर भैया। तो चलिए आइए सीखते हैं। तो यहां पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से ही कुछ तो एक आइडिया मिल जाता है। सो नाम से क्या आइडिया मिलता है मैं आपको भी जस्ट समझा देता हूं, डोंट वरी। सो नाम से मैं क्या आइडिया मिल रहा है, लेट मी जस्ट टेल यू। सो ध्यान से सुनिएगा। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब है आखिर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये कि जो इलेक्ट्रो वर्ड है, इलेक्ट्रो होता है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, रिलेटेड टू चार्ज, रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स भी चार्जेस ही है ना, एक तरीके के चार्जेस है, राइट। तो बेसिकली इलेक्ट्रो इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। अरे भैया इलेक्ट्रो वर्ड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। और स्टैटिक जो है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, तो रुका हुआ चार्ज, तो रुके हुए चार्ज की पढ़ाई। सो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसी ने आपसे पूछा कि क्या चीज है तो आप कहेंगे इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आप क्या लिखेंगे, इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। अब आगे, तो बेसिकली इसमें आगे क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट अ मोमेंट। तो इसमें आगे क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द हेल हैपेंड। कम ऑन, स्टार्ट मूविंग। अच्छा यहां पे ये ऑन हो गया, फाइन। ओके, नो इशू, ऐसा हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश की गई है, मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर आपने एक बॉल लिया, अगर आपने एक बॉल लिया, एक स्फीयर लिया जो कि मेटल का बना हुआ है, अगर आपने एक बॉल लिया, एक स्फीयर लिया जो कि एक मेटल का बना हुआ है, और शुरुआत में बेसिकली इस पर कोई चार्ज नहीं था, शुरुआत में इस पर कोई चार्ज नहीं था। मैं आपको बता देता हूँ उसका क्या मतलब है। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। देखिए, तो अगर आपने एक मेटालिक जो है चीज ले ली, अगर आपने एक मेटालिक स्फीयर लिया, ठीक है, तो अगर आपने एक स्फीयर लिया जो कि एक्चुअल में था न्यूट्रल, कैसा था, न्यूट्रल म्हणजे काय है, अरे न्यूट्रल मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं था, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब बराबर थे, तो इसलिए न्यूट्रल था। अरे भैया इलेक्ट्रॉन है माइनस और प्रोटॉन है प्लस, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर थे। इसके सामने आप लेके आ गए एक चार्ज वाली चीज, तो लेट से कि आप एक ग्लास रॉड लेके आ चुके हैं और इस ग्लास रॉड पे लेट से कि पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो इस ग्लास रॉड पर, पूरी ग्लास रॉड पर देयर आर पॉजिटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्जेस होने की वजह से होगा ये कि इसके अंदर जो बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर ही हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर बैठे हुए वो इस प्लस चार्ज को देख के उसकी तरफ खींचने लगेंगे, तो यहां पर आ जाएंगे माइनस चार्जेस, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने साथी, अपने दोस्त प्रोटॉन को छोड़ के इधर भाग रहे हैं, तो इस तरफ प्लस चार्ज बनना शुरू हो जाएगा। हालांकि शुरुआत में ऐसा नहीं था, शुरुआत में जो ये बॉल था इसमें प्लस और माइनस साथ में हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। सो दिस वाज इनिशियली, ठीक है, न्यूट्रल इनिशियली। आफ्टर यू हैव ब्रॉट दिस, मतलब बाद में ये क्या चीज है, ये जो बाद में हुआ है वो है, ठीक है। अरे खोपड़ी में आपकी बातें बेटा घुस रही है, मैं जो कहना चाह रहा हूं। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंप्लाई हियर। सो शुरुआत में था न्यूट्रल, ठीक है, शुरुआत में था न्यूट्रल। ओह कम ऑन, I don't know why I'm trying all these things right now. I'm experimenting with this board. Anyway,
सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सभी लोग बिल्कुल होश में आ जाइए। तो शुरुआत में ये था न्यूट्रल, ये स्टार्टिंग का, ये पहले का है, तो न्यूट्रल है ये न्यूट्रल। जब ये न्यूट्रल था तो ऐसा था, जब भैया न्यूट्रल था तो ऐसा था, लेकिन बाद में हुआ ये कि दिस इज व्हेन ग्लास रॉड which was charged, जो चार्ज थी was brought near it, जब नजदीक लाई गई, was brought near it। समझ पा रहे हैं आप लोग बेटा मेरी बातों को? तो ये कब का है? जब चार्ज ग्लास रॉड नजदीक लाई गई तब का है। और ये कब का है? जब वो न्यूट्रल था यानी कि ग्लास रॉड उससे काफी दूर थी, उसके आसपास भी नहीं थी। तो पहले प्लस और माइनस जो थे वो भाई भाई की तरह जी रहे थे, अब बिल्कुल एक दूसरे को छोड़ के चले गए हैं और बेसिकली वहां हो गए हैं। ठीक है, चलिए एनीवे, तो ये बहुत ही बचकानी सी चीज बताने की कोशिश की गई है। अब दूसरी चीज क्या इसमें दिखाई जा रही है वो भी देख लीजिए। तो ये तो आपको समझ में आएगा कि प्लस वाली ग्लास रॉड लाए तो माइनस जो है उसकी तरफ चला जाएगा और पीछे प्लस छूट जाएगा। यहां पर दिखाने की क्या कोशिश की गई है कि अगर आपने यहां पे इसको अगर आपने इसको जोड़ दिया जमीन से, ये ग्राउंड है, अगर आपने ग्राउंड से जोड़ दिया तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा सभी लोग। तो अगर आपने इसको ग्राउंड से ज्वाइन कर दिया तो लेट्स से कि यहां पर अगर आपने एक तार लगा दिया है, सपोज यू हैव कनेक्टेड इट टू द ग्राउंड मतलब धरती से अगर आपने एक तार जोड़ दिया है, तो सपोज कि आपने अगर एक तार यहां से जोड़ दिया लाइक दिस, ये धरती को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। सो ग्राउंड से अगर आपने जोड़ दिया, इफ यू ग्राउंडेड दिस, तो होगा ये कि यहाँ पे प्लस चार्ज और धरती के पास है ना दुनिया भर के जमाने भर के इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े, ठीक है, जमाने भर के इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं। अरे भैया ये धरती है मेरे दोस्त, ये धरती है, ठीक है। सो दिस इज पृथ्वी माँ, दिस इज अर्थ। तो ये जो अर्थ है बेसिकली इसमें भर भर के इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस प्लस को देख के आगे बढ़ते बढ़ते यहां से आके इसमें घुस जाएंगे। अरे आपने ये वायर कनेक्ट किया मेरे दोस्त, तो ये जो वायर है इसमें घुस जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और बेसिकली इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अब क्या होगा फाइनली, इसके साथ क्या होगा फाइनली? ये होगा कि ये जो बंदा है उसके ऊपर यहाँ पे माइनस चार्ज बचेंगे, प्लस चार्ज गायब हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसा कब हो रहा है? जब हमने उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तब ऐसा हो रहा है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, अभी न्यूट्रलाइज तो हो गया, ठीक है। और यहां पर ग्लास रॉड अभी भी है जिसपे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इसको देख के ये जो है माइनस उधर के उधर ही ठहरा हुआ है। लेकिन अब अगर आपने इसे दूर हटा दिया तो क्या होगा जानते हैं? और लिसन, ग्राउंड को भी हटा देना है, ग्राउंड को भी तोड़ देना है, इस वायर को तोड़ देना है, इसे दूर हटा देना है, तब ये बेसिकली पूरा नेगेटिव चार्ज इसमें ऐसे करके इक्वली बढ़ जाएगा, ठीक है। उसको भी हटा दिया, इसे भी हटा दिया, तो ये ऐसा बन जाएगा। इस बात को समझिए। अगर आपने खाली रॉड को हटाया, अगर आपने रॉड को सिर्फ हटाया और आपने ग्राउंड ऐसी कनेक्टेड रहने दिया, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स वायर पकड़ के नीचे चले जाएंगे जमीन में। अरे वायर लेके जमीन में नीचे चले जाएंगे मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है? कोई भी चार्ज वाली चीज है ना, उस पर अगर आप वायर छुला दो, वायर टच कर दो और उसे लेके जमीन से कनेक्ट कर दो, जमीन से ग्राउंड से, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां चले जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। तो ये इस तरीके से कुछ है। आई होप कि आपको ये बेसिक सी बातें समझ में आ रही हैं। इट इज डैम इजी टू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली इस बात को समझिए कि ये जो चीज है ये है आपका क्या, ये चार्ज करने का एक तरीका है। दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसका क्या नाम है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसे कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन करना मतलब किसी को बेसिकली दूर से इन्फ्लुएंस डालना। तो ग्लास रॉड को तो मैंने इससे टच भी नहीं किया, इससे छुलाया भी नहीं, ठीक है, इसे टच भी नहीं किया और उसके बाद भी ये चार्ज हो रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें कुछ वायर की जरूरत पड़ रही है, लेकिन दूर से दिखाने से जब इस पर चार्ज आ रहा है तो इसे कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? चार्जिंग बाय इंडक्शन के वैसे और भी तरीके हैं, लेकिन अगर मैं सारे तरीके डिस्कस करने लगूं तो फिर ये वन शॉट नहीं रह जाएगा, ठीक है, वन शॉट नहीं रह जाएगा। एक और तरीका अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। लिसन, ये सारे के सारे जो मैं अभी लिख रहा हूं ना, हैंड रिटन नोट्स, ये आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ना 2 स्फीयर्स लिए, तो यहाँ पे मैं 2 स्फीयर्स ले रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 स्फीयर्स है, इन्हें दूर रखा हुआ है, दोनों ही न्यूट्रल है, प्लस माइनस आपस में जॉइंट है, ठीक है, दोनों ही न्यूट्रल है। लेकिन जब मैं इन्हें टच करूंगा, अब सुनिए, टच भी किया
तो भी ये न्यूट्रल ही रहेंगे, क्योंकि भाई क्या बिगड़ने वाला है, ये भी न्यूट्रल है वो भी न्यूट्रल है, चार्जेस यहां से वहां कुछ फ्लो थोड़ी ना होंगे, तो ये न्यूट्रल ही रहने वाला है। तो शुरुआत में भी दे वर न्यूट्रल एंड बाद में भी दे आर न्यूट्रल, ठीक है, दोनों ही न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों के करीब ले आऊंगा, दोनों के करीब मैं ले आऊंगा एक चार्ज वाली ग्लास रॉड, तो चार्ज वाली जो ग्लास रॉड है अगर मैं इसे इसके नजदीक ले आऊं तो होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना भाई, इलेक्ट्रॉन्स वो सारे के सारे यहां से भी और इसमें से भी, दोनों स्फीयर में से इस तरफ भागना शुरू हो जाएंगे, हाँ क्या ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ गए तो यहाँ क्या छूट जाएगा, प्लस चार्ज छूट जाएगा, पॉजिटिव चार्ज छूट जाएगा। अरे अकल में बात आई तुम्हारे, सबको समझ में आया? तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ हो जाएंगे, प्लस इधर हो जाएगा। अगर अब मैंने रॉड को दूर लेके चला गया तो फिर से जुड़ जाएंगे, फिर से ऐसा हो जाएगा। लेकिन रॉड को दूर लेके नहीं गया, खाली दोनों को हटा दिया। अबे समझो, इसके इलेक्ट्रॉन भी उधर गए हैं इस प्लस को देख के, इसके इलेक्ट्रॉन भी इसके थ्रू उधर गए, मतलब उस तरफ जा रहे हैं। अरे यहां पे कांटेक्ट है ना भाई, तो ऐसा उस तरफ जा रहे हैं उसको देख के, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी इधर हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी इधर हैं। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? तो इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक ही स्फीयर में आ चुके हैं, इधर आ चुके हैं और इसको देख रहे हैं। तो होगा ये कि अगर इसके प्रेजेंस में इसको ऐसी बरकरार रखा और इन दोनों को अगर अलग कर दिया, जुदा कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो क्या होगा, ध्यान से जरा देखना मेरे दोस्त। इसको मैं अलग कर दे रहा हूं, अलग करते ही इसके प्रेजेंस में भैया प्लस इधर आ जाएगा एंड माइनस इस पे आ जाएगा, तो ये भी हो गया चार्जिंग। अब मैंने इसमें क्या, रॉड को, चार्ज वाली चीज को इसको लाके टच किया था, छुलाया था, टच किया था, हाथ लगाया था? बिल्कुल भी नहीं लगाया था। तो इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्ज करने का और भी तरीका है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चार्ज करने का और तरीका मैं आपको बता देता हूं। तो एक होता है चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, तो चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट भी आप कर सकते हैं, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट से चार्जिंग कैसे करते हैं, बचपन में आपने पढ़ा हुआ ही है कि अगर आप बेसिकली एक यानी कि कोई स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर, ठीक है, जो कि अनचार्ज था, तो ये अनचार्ज वाला है, अनचार्ज यानी कि न्यूट्रल है, अनचार्ज मतलब न्यूट्रल। इसके पास अगर आप लेके आएंगे दूसरा स्फीयर जो कि चार्ज स्फीयर है, तो ये वाला जो है अभी बहुत दूर है और इस पे चार्ज है, तो ये है चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर। तो अनचार्ज वाला ये है, चार्ज वाला ये है। तो जैसे आप चार्ज वाले को लाके अनचार्ज वाले से टच करेंगे तो आपने क्या किया, ये जो बंदा था इसको लाके वो वाला बंदा टच कर दिया, अगर ये वाला बंदा, तो इसका कुछ प्लस चार्ज इस पे भी आ जाएगा। ऐसा कैसे होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये था न्यूट्रल, लेकिन इस पे चार्ज था, प्लस चार्ज, और बिकॉज दोनों टच हो गए हैं तो एक रास्ता है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन से ना फटाक से उस प्लस को न्यूट्रलाइज करने जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये जो प्लस चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा भाई, अट्रैक्ट करेगा, तो यहां से जो चार्जेस हैं इस तरफ आएंगे, इसके ऊपर आएंगे। खोपड़ी में बातें घुस गई आप सभी के। तो बेसिकली जो माइनस चार्जेस हैं वो यहां पर इसको आएंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाएगा। इस पे अगर ये लेके आया था, मान लो 10-15 चार्जेस लेके आया था, तो 5-6 ही बचेंगे, 8-10 समझो उधर चले गए, 8-10 उधर चले गए, एंड बेसिकली फिर यहां पर भी जो है 8-10 चार्जेस डेवलप हो जाएंगे प्लस वाले। अरे भैया ऐसा क्यों हुआ मेरे भाई? देखो मैं इधर इतना ज्यादा बना नहीं रहा हूं, बट आपको बहुत सारे बनाना है, हजारों बनाना है, समझ में आ रहा है? सो देयर आर मेनी चार्जेस। इस बात को समझिए। अरे मतलब एग्जाम में इतना नहीं बनाना है, इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा? मतलब एक बात बता रहा हूं, तो इसने कुछ चार्ज छूने की वजह से उसको चार्ज दे दिया। क्यों? क्योंकि अरे भैया प्लस चार्ज को अगर मैंने न्यूट्रल चीज से छुआ तो न्यूट्रल चीज के कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्लस में घुस जाएंगे, और क्योंकि वो प्लस मतलब माइनस उधर चला गया है तो उसका प्लस थोड़ा कम हो जाएगा और उसके बदले थोड़ा सा प्लस इधर आ जाएगा। क्यों प्लस इधर आ जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को छोड़ के चला गया हमेशा के लिए, हाँ क्या ना? तो अभी ना आप अलग कर दीजिए, तो दोनों पे कम चार्जेस ही बचे हुए हैं, ठीक है? ये कुछ ज्यादा ही मैंने बना दिए, इतने चार्जेस भी नहीं आएंगे, ठीक है? तो कुछ ज्यादा ही बना दिए मैंने, इतने चार्जेस भी नहीं है। सो मान लो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, नॉट एग्जैक्टली सेम, जिसमें बता रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं। तो जो चार्जेस हैं अब दोनों में कम बचे हुए हैं, तो इसे कहते हैं चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट करना, चार्जिंग करना। चार्जिंग दो तरीके तो आपने सीख लिए, बाय इंडक्शन एंड बाय कॉन्टैक्ट, और भी एक है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन।
सो चार्जिंग, देयर आर वेरियस पॉसिबल मेथड्स, लेकिन हम जो है एक दो तीन चीजें देख रहे हैं। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन से भी चार्ज कर सकते हैं। ये तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ ही है कि अगर आपने एक सिल्क का क्लॉथ लिया, सिल्क का कपड़ा लिया, तो अगर आप एक सिल्क का क्लॉथ लेते हैं, सिल्क से बना हुआ टुकड़ा, सिल्क क्लॉथ, और उस पर अगर आप एक ग्लास रॉड रगड़ते हैं, तो एक ग्लास रॉड जो है उसे अगर आप रब करते हैं, किसको, ग्लास रॉड को रब करते हैं, ठीक है, तो फिर ग्लास रॉड पे आ जाता है प्लस। तो ये कैसा था, बिफोर था, ये था बिफोर। आफ्टर क्या हो गया, काय झाला आफ्टर, नंतर काय झाला। तो बेसिकली जैसे आप इसे अलग ले जाएंगे तो आपको मालूम है कि इसके ऊपर जो है क्या आ जाने वाला है, इस पे आ जाने वाला है प्लस चार्ज ग्लास रॉड पे। और जो सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ, ठीक है, सिल्क क्लॉथ, समझ पा रहे हैं, तो जो सिल्क क्लॉथ है उस पे क्या आ जाने वाला है, माइनस चार्ज आ जाने वाला है। क्या आ जाने वाला है, माइनस चार्ज। खोपड़ी में बातें घुसी आप सभी के, तो इसे कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो भाई आपको याद होगा बचपन में आप लोग एक स्केल लेते थे, एक फुटपट्टी लेते थे, एक रूलर लेते थे और उसको लेके सर पे रगड़ते थे। तो क्या होता था, सर पे रगड़ने की वजह से बेसिकली वो जो फुटपट्टी थी, जो रूलर था, जो स्केल था, वो चार्ज हो जाया करता था। और चार्ज हो जाया करता था, फिर उससे आप लेके पेपर्स के पास लेके आते थे, है ना, बिट्स ऑफ पेपर्स के पास, छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास, और वो कागज के टुकड़े से चिपका करते थे। याद आ रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आखिर है क्या, ये इन सब चीजों की पढ़ाई का तो नाम है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस, रुके हुए चार्जेस। क्या ये चार्जेस आपको चलते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, चार्जेस चलते हुए आपको नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो चार्जेस चलते हुए नहीं है, रुके हुए चार्जेस हैं, इन्हीं की पढ़ाई का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। आई होप कि ये बेसिक सी बात अब सभी के मस्तिष्क में पूर्ण रूप से प्रवेश कर चुकी है। सब लोग समझ पा रहे हैं, बच्चा लोग क्या नहीं समझ पा रहे हैं? नाउ लिसन, तो इसमें सब चीजें दिखाई गई हैं, इसके ऊपर ज्यादा बहस हमें करना नहीं है। अब असलियत में हमें पढ़ना क्या है, तो वहीं पे आ जाइए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। वो ये है कि चार्जेस आर एडिटिव नेचर, मतलब यानी कि मतलब थोड़े चार्जेस और ज्यादा चार्जेस मिलके और ज्यादा चार्जेस बन जाते हैं, मतलब ऐसा ही है। इतना ही सिंपल सी बात इसमें बोला है, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पे इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये देखो, मतलब कहने का इसमें क्या मतलब है, सुनो समझो इस बात को। यहाँ पे दो चार बातें लिख दी गई हैं बेवजह, वो बेवजह बातें क्या है वो भी सुन लीजिए, ठीक है। तो बातें कुछ ऐसी हैं, इसमें कहा है कि जो मासेस होते हैं, मास अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर को कहते हैं मास मीन्स व्हाट, द्रव्यमान, हिंदी में उसे कहते हैं द्रव्यमान, है ना, विशिष्ट हिंदी में से द्रव्यमान कहते हैं। तो जो मासेस हैं, जिससे क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। एक ऑब्जेक्ट मासेस से बनता है ना, मासेस मिलके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो मासेस से बनता है, मासेस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, मास की प्लस वैल्यू होती है। लेकिन जो चार्जेस होते हैं ना, वो प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। सिर्फ इतनी से छोटी सी बात कही गई है, ठीक है। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? और यही बात सेकंड में वापस से रिपीट की गई है कि मास हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, मास हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जीरो कब होगा? जब बॉडी होगी न्यूट्रल। समझ पा रहे हैं आप लोग इस बात को? अब इसके आगे एक आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कि क्वांटाइजेशन आखिर क्या चीज है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई होप कि आपकी खोपड़ी में बातें जो मैंने कही हैं पूरी तरीके से प्रवेश कर रही है, ठीक है। सो क्वांटाइजेशन क्या चीज है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना सभी लोग, ध्यान देना, ठीक है। क्वांटाइजेशन क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आखिर क्या है क्वांटाइजेशन? सो क्वांटाइजेशन क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वांटाइजेशन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, लिसन। all charges in the nature
all charges in the nature are made up of a basic charge, made up of integral multiples of a basic charge. This property is known as quantization, of charge. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है, ये तो बताओ। सुनिए, ठहरिए, बस सिर्फ ध्यान दीजिए, बहुत ही बचकानी चीज है, मैं आपको भी समझा रहा हूं, डोंट वरी। सो सारे चार्जेस जो हमें नेचर में मिलते हैं, जो प्रकृति में मिलते हैं, ये है ना एक छोटे चार्ज से बने हुए हैं। सारे चार्जेस एक छोटे चार्ज से बने हुए हैं, सारे चार्जेस एक छोटे चार्ज से बने हुए हैं। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ छोटा चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब होता है कि यानी कि सारे चार्जेस जो हैं, सारे के सारे चार्जेस वो छोटे 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 चार्जेस आप मिला लोगे ना, छोटे 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 चार्जेस आप मिला लोगे, बहुत सारे मिला लोगे। कितने? यानी कि इंटीजर नंबर 2 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स 50 टाइम्स सबको मिला लोगे तो बड़ा चार्ज बनेगा। तो दुनिया का कोई भी चार्ज अगर आप लोगे ना, उसके आपको हमेशा n नंबर ऑफ टुकड़े मिलेंगे, n नंबर ऑफ टुकड़े, यानी कि वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। सो लिसन, क्वांटाइजेशन को हम लोग लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं कि दुनिया का कोई भी चार्ज बना हुआ है, एक छोटा चार्ज जो है ना उसके n टाइम्स बना हुआ है। अरे मतलब मेरे दोस्त, दुनिया में जो भी चार्ज होगा ना वो इलेक्ट्रॉन दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन n टाइम्स इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? n टाइम्स इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, n टाइम्स इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। सो n टाइम्स मतलब यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? किसी ने आपसे कहा कि दुनिया में ऐसा कोई चार्ज हो सकता है, जैसे कि जो 2.5 टाइम्स इलेक्ट्रॉन से बना हो। ये इम्पॉसिबल है, इस यूनिवर्स में ये पॉसिबल ही नहीं है, इस ब्रह्मांड में ये पॉसिबल नहीं है। 2.5 टाइम्स इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या? दुनिया का सबसे छोटा चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है, तो दुनिया का हर बड़ा चार्ज इलेक्ट्रॉन से ही बना हुआ है। तो फिर बेसिकली अगर आप कह रहे हैं 2.5 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 2.5 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। 2.5 इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकता। क्या आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। इलेक्ट्रॉन जो है पॉइंट साइज की चीज है, तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो इलेक्ट्रॉन को जब आप बेसिक मतलब वो बहुत ही फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन दुनिया का सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन, देखो इसके बारे में अभी मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, वरना मैं बात करने को निकलूं तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आधा पौना घंटा मैं आपको बताते रहूंगा। इलेक्ट्रॉन एक लेप्टॉन है, लेप्टॉन नाम की एक फैमिली होती है जो इस यूनिवर्स के तत्वों का सबसे बेसिक हिस्सा है। ठीक है, दुनिया में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 क्वार्क्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें। तो लेट्स नॉट डिस्कस दैट राइट नाउ। फिलहाल हमें सिलेबस तक ही स्टिक करना है। जब मेरे डिटेल लेक्चर्स में आप लूंगा तब मैं आपको ये सारी बातें बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी, आपको बहुत मजा आएगा जानने में। तो इलेक्ट्रॉन जो है भैया वो सबसे बेसिक पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को जब तोड़ ही नहीं सकते तो 2.5 इलेक्ट्रॉन कहां से बनाओगे? तो 2.5 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज दुनिया में हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि n इज एन इंटीजर। ये नंबर कोई मामूली नंबर नहीं है, इंटीजर नंबर है। इंटीजर इज लाइक व्हाट? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो सिर्फ इंटीजर क्यों बोला? होल नंबर ही बोल देते ना, होल नंबर बोल देते 0 1 2 3 4 5 हो जाता। इंटीजर इसलिए बोला है बिकॉज +1 -1 दोनों चलेगा, +2 -2 दोनों चलेगा। क्यों चलेगा? +-1 +-2 +-3 कुछ भी चलेगा। अरे क्यों? क्योंकि दुनिया में प्लस चार्जेस भी होते हैं, माइनस चार्जेस भी होते हैं, इसलिए। सो n इज एन इंटीजर। सो वही तो बात लिखी है कि दुनिया का हर चार्ज, ऑल चार्जेस इन द नेचर, प्रकृति के सारे चार्जेस आर मेड अप ऑफ, बने हुए हैं इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज के इंटीजर मल्टीपल से बने हुए हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, आप लोग अगर स्टार्ट टू एंड मेरे साथ बने रहे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आपको सिर्फ स्टार्ट टू एंड बने रहना है बस, ठीक है? बस खाली आप लोग बस टिके रहिए, डटे रहिए। तो ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो लिसन, अब मैं आप लोग से एक सवाल पूछूंगा, देखते हैं आप लोग जवाब दे पाते हैं कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन ही दे दे रहा हूं आप लोग को, तो
is the charge 1.9 into 10 raised to minus 16 coulomb possible in this universe? इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस कायनात में क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है? इज दिस चार्ज पॉसिबल? तो इसका जो उत्तर है बहुत ही सरल है, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। इस दुनिया में ऐसा चार्ज हो ही नहीं सकता। रीजन अब हम लोग देंगे। रीजन इज एज फॉलोज। We know that quantization of charges, quantization of charge is, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, शॉर्ट में लिख रहा हूं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? Q equals to NE. So therefore N equals to Q by E. So Q कितना है? कितना चार्ज पूछा है अपने को? वो चार्ज यहां डाल देने का। जो भी चार्ज पूछेंगे ना, वो चार्ज सीधा सीधा यहां लिख देने का और उसको डिवाइड कर देने का इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, और देखने का एन में 1 2 3 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? अगर अब तक नहीं पता है बच्चा, तो आज के बाद से हमेशा हमेशा के लिए याद कर लो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू माइनस 19 कूलम। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 16 लिखा है क्या? ठीक है, तो इस तरीके से अब ध्यान से सुनना। अच्छा, मैंने एक मिस्टेक कर दिया। हाँ, माइनस 16 नहीं आएगा, सॉरी, क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया मैंने। तो माइनस 19 लेना है। ठीक है, सो माइनस 19 कूलॉम, माइनस 19। तो बेसिकली माइनस 19 जो है 10 रेज़्ड टू माइनस 19 कैंसिल हो गया। अब यहां पे अगर आप देखोगे 19 डिवाइड बाई 16 हो रहा है। ठीक है, 19 डिवाइड बाई 16 हो रहा है, तो इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आने वाला है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो कितना आ रहा है इसका आंसर। सो कितना आएगा भाई? 19 बाई 16 अगर हम करने को गए 19 बाई 16 तो कितना आएगा? सो दिस विल बी लाइक व्हाट? 16 1 जा 16, बचा 3, पॉइंट लगा दिया तो 3 0 हो गया। फिर वापस से 16 1 जा 16, बचा 14, एक और 0 लगा दिया, 140 हो गया। तो 16 11 जा, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई आपको जो है, अगर आप आगे देखते जाओगे ना, सॉल्व करते जाओगे, तो आप सॉरी 16 11 जा नहीं, 16 व्हाट 16 9 जा करके कुछ आएगा। ठीक है, अब चेक कर लेना। अरे वो चेक कर लेना मेरे भाई, नंबर पे भी मत जाओ फिलहाल, है ना, आप भी फिजिक्स पढ़ो। तो ये बेसिकली जो भी आएगा आप देख सकते हैं, ये 1 नहीं आ रहा है, ये 2 नहीं आ रहा है, ये 3 नहीं आ रहा है, बल्कि बीच का कोई नंबर आ रहा है 1.19। सो आप बोलोगे एज दिस नंबर इज नॉट एन इंटीजर, क्योंकि ये नंबर इंटीजर नहीं है, हेंस दिस इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज। ये पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज नहीं है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये नंबर पॉसिबल नहीं है, तो मतलब ये नंबर इंटीजर नहीं है, ये नंबर इंटीजर नहीं है, तो ये वैल्यू ऑफ चार्ज पॉसिबल भी नहीं है। आई होप कि आपको ये बेसिक सी बात आपके मस्तिष्क में पूर्ण रूप से प्रवेश कर चुकी है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा लोग? फाइन। सो एक सेकंड में जरा चेक कर लो रिकॉर्डिंग हमारी प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। यस, परफेक्ट। सो रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके ओके ओके। सो एज दिस इज नॉट एन इंटीजर, हेंस दिस इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज। एक और प्रॉब्लम मैं आपको दे देता हूं, आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि बेसिकली ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क वाला, मतलब आपको होमवर्क क्या, क्लास वर्क ही अभी आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि बेसिकली ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं। इज दिस चार्ज पॉसिबल, इज दिस चार्ज पॉसिबल। अभी जो मैं लिख रहा हूं वो चार्ज को देखिए। ठीक है, इज दिस चार्ज पॉसिबल। अब मैं कौन से चार्ज की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इज दिस चार्ज पॉसिबल, विच चार्ज। तो मैं चार्ज दे रहा हूं आपको 3.2। एक सेकंड, 2 क्वेश्चन दे देता हूं, तो आप लोग मुझे आंसर देना ऐसे करके। ठीक है, आप लोग बोलना कि सर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। ठीक है, तो 3.2 इंटू 10 रेज़्ड टू माइनस 19 कूलम एंड 0.8 इंटू 10 रेज़्ड टू माइनस 19 कूलम
दोनों चार्जेस पॉसिबल हैं या दोनों भी चार्जेस पॉसिबल नहीं है या कोई एक चार्ज पॉसिबल है, पहला या दूसरा, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व कीजिएगा। आपको मालूम है बहुत ही बचकानी सी इक्वेशन Q इक्वल्स टू NE का इस्तेमाल करके इसका आंसर आ जाएगा। अरे किधर गई भैया हमारी टेक्स्ट बुक? ओके, तो ये था आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक है। इसमें और ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लिसन, ये जो अभी मैं फॉर्म मतलब स्टेटमेंट बोलने वाला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सभी को पता है और सभी लोग बेसिकली ये स्टेटमेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो स्टेटमेंट है वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेम जो है चार्ज के कंजर्वेशन का भी स्टेटमेंट है। मुझे बताइए एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या था? व्हाट वाज द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ? सो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ये था, charges can neither be created nor be destroyed. They can only be listen sorry मैं चार्ज का बोलना स्टार्ट कर दिया, एनर्जी का बोलना है। एनर्जी can neither be created nor be destroyed. It can be only converted from one form to another and the total amount of energy in the universe remains constant. ऐसे था ना? अरे आ गया ना मेरे दोस्त? एनर्जी को ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं। एनर्जी can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another. उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जा सकते हैं। And the total amount of energy in the universe remains constant. इस ब्रह्मांड में जो टोटल एनर्जी है वो फिक्स है। अब इसी का मिलता जुलता स्टेटमेंट चार्जेस का भी है, जो कि बहुत ही बचकाना है। चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पे कन्वर्टेड नहीं आएगा, ट्रांसफर्ड आएगा, क्योंकि चार्जेस को कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे। जैसे कि ग्लास रॉड पे था, मेटल बॉल पे आ गया, ग्लास रॉड पे था, सिल्क पे आ गया, ठीक है। तो चार्जेस के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट एंड द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, यूनिवर्स तक जाने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, खाली छोटा सा डब्बा ही ले लो, आइसोलेटेड सिस्टम, वहीं पे बोल दो। सो द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। खोपड़ी में बातें घुसी आप सभी के, सबके मस्तिष्क में प्रवेश करके मेरी बातें। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट्स इट। ये चीज जो मैंने कही है आप इसको रिवाइंड करके देख के इसको फटाक से लिख लीजिए, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग हर चीज लिखें। अब फोर्स बिटवीन चार्जेस की बातें करते हैं, तो ऐसा देखा गया कि अगर माइनस है और प्लस है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, माइनस और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, माइनस और माइनस रिपेल करेंगे, प्लस और प्लस अट्रैक्ट करेंगे, बस इतनी सी बात है। अरे भैया ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, तो प्लस माइनस अट्रैक्ट, प्लस प्लस दूर जाएगा रिपेल, माइनस माइनस दूर जाएगा रिपेल, समझ गए? माइनस माइनस भी दूर जाएगा, प्लस प्लस भी दूर जाएगा, प्लस और माइनस करीब आएगा। खोपड़ी में बातें घुसी बच्चा लोग, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ओके, अब ये जो अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी हो रहा है, ये कितना हो रहा है भैया, कितना हो रहा है? तो इसके बारे में हमें आज से 300 साल पहले कूलम नाम के सज्जन ने, कूलम नाम के एक बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने हमें बताया है। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, हम लोग पढ़ रहे हैं कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ है। वैसे मैग्नेटिज्म में भी कूलम लॉ है, लेकिन वो पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि बहुत पुराना और ऑब्सोलीट हो चुका है। उससे बेहतर हमारे पास लॉज आ चुके हैं। तो कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कूलम का लॉ है वो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये लॉ आखिर क्या कहता है, ध्यान से सुनना और समझना। कूलम का लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या कहता है, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त और समझना। तो कूलम लॉ ये कहता है कि जो भी दो चार्जेस रहेंगे, एक चार्ज ले लो Q1 और दूसरा चार्ज ले लो Q2, तो इनके बीच में क्या है, रिपल्शन है। ये उसको धक्का मारेगा और वो इसको धक्का मारेगा, ठीक है, दोनों दूसरे को पुश करेंगे, ये होगा रिपल्शन। दिस इज रिपल्शन वाला केस। फिर वैसे ही एक अट्रैक्शन वाला केस, तो यहां पे होगा एक प्लस चार्ज लेट से Q1 और यहां पे होगा एक माइनस चार्ज जिसका नाम होगा Q2। तो ये उसे खींचेगा, है ना, और वो इसे खींचेगा। अरे मेरे दोस्त, ये उसको खींचेगा, वो इसको खींचेगा। थोड़ा अच्छा सा बना देता हूं, एरो खूबसूरत नहीं बना है। तो ये इसे पुल कर रहा है और ये उसे पुल कर रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं।
तो इसे कहते हैं हम अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन वाला केस हो गया। सो दिस इज अट्रैक्शन, खोपड़ी में बातें घुस रही हैं, सो ये हो गया अट्रैक्शन। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, एक है रिपल्शन, एक है अट्रैक्शन। कुछ भी रहने दो ना, है तो फोर्स ही ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, कूलम लॉ सुन लो ध्यान से, कूलम का कानून सुन लो, कूलम का सिद्धांत, कूलम प्रिंसिपल सुन लो। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो भी रहने दो, वो डिपेंड करता है दोनों चार्जेस की वैल्यू पे। अभी अगर दोनों चार्जेस एकदम बड़े बड़े चार्जेस रहे, स्ट्रॉन्ग चार्जेस रहे, मान लो 10-10 कूलम के चार्जेस रहे, चार्ज का यूनिट कूलम है, ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट, सो यूनिट ऑफ चार्जेस, यूनिट ऑफ चार्ज इट इज कूलॉम्ब। आई होप कि आप लोग ये बात कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, कूलॉम्ब के नाम पे चार्ज का यूनिट रखा गया है। सो लिसन वेरी केयरफुली कि ये मान लो 10-10 कूलॉम्ब है, 50-50 कूलॉम्ब है, 100-100 कूलॉम्ब है, तो फोर्स भी बड़ा होगा। अगर आधा कूलम है तो फोर्स थोड़ा कमजोर होगा। अगर 0.0001 कूलम है तो फोर्स और छोटा होगा। तो भैया कूलम जितना बड़ा होगा, चार्ज जितना बड़ा होगा, उतना बड़ा फोर्स होगा। यही तो बात कह रहा है। और दोनों चार्जेस कितने बड़े, इस पर डिपेंड करेगा ना। हाँ क्या ना मेरे दोस्त, अगर दोनों चार्जेस बड़े हैं तो फोर्स और बड़ा हो जाएगा, दोनों चार्जेस छोटे हैं तो फोर्स छोटा हो जाएगा। एक चार्ज छोटा, एक चार्ज बड़ा है तो ठीक है, फोर्स मीडियम कुछ तो रहेगा। दोनों एकदम बड़े हो गए तो फोर्स भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली फोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है द वैल्यू ऑफ चार्जेस पे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ऐसा भी देखा गया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर है, यानी कि इनके बीच में जो गैप रहता है ना, इनके बीच में जो गैप है, गैप इन दोनों के बीच में जो गैप है ना भाई, कुछ गैप है कि नहीं मेरे भाई, सो गैप है दोनों के बीच में। तो जो भी इनके बीच में गैप है वो गैप आर है, और आर पे डिपेंड करता है फोर्स। गैप बढ़ा दोगे ना तो फोर्स कमजोर हो जाता है। अरे जैसे तुम लोग मैग्नेट्स अगर एकदम दूर लेके चले गए, एकदम दूर, तो उनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों ही कमजोर हो जाता है। लेकिन नजदीक रखा तो आपको फील होता है। अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो तगड़ा अट्रैक्ट करेगा, और नॉर्थ पोल तगड़ा रिपेल करेगा, लेकिन दोनों ही तगड़ा होता है जब नजदीक रखते हैं, और जब दूर रखते हैं तो दोनों ही कमजोर होता है, अट्रैक्शन भी रिपल्शन भी। समझ में आया बच्चा लोग? तो कहने का मेरा सिंपल सा मतलब ये था कि बेसिकली फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। खोपड़ी में बातें घुसी, तो इन दोनों कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग दीज वी गेट, इसको कंबाइन करते ही हमें क्या मिलेगा, ध्यान से सुनना, वी गेट F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये तो कूलम्स लॉ हो गया, लेकिन कूलम्स लॉ अभी लिखा नहीं है हम लोगों ने। लिखे बिना कोई चीज पढ़ाई मत करना, लिख लिख के पढ़ाई करना। तो मैं जो कह रहा हूं उसे अभी आप लोग फटाक से लिखेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्शन रहने दो चाहे रिपल्शन रहने दो, दोनों चलेगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between the two charges is directly proportional to the value of the two charges and is inversely proportional to square of distance between them, square of distance between them, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अरे कितना इजी है, कितना सरल है, खूब सोपा आहे। It is damn easy. So force of attraction और repulsion between two charges, दोनों के बीच में, दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, वो जो फोर्स है, वो जो बल है, वो जो ताकत लग रही है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ द टू चार्जेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आई होप कि ये बात आपके मस्तिष्क में पूर्णतः प्रवेश कर चुकी है, ठीक है। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली, F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आप बोलेंगे सर ये विचित्र चीज कहां से आ गई, प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो एक कांस्टेंट मिलता है, और ये कांस्टेंट यहाँ पे बहुत ही अजीब है एक्चुअल में। हाँ ठीक है, जाने दो, अब मैं इसके बारे में बताने बैठूंगा तो पता चलेगा आधा घंटा ऐसे निकल गया। इस कन्वर्जन सिस्टम की वजह से ऐसा हुआ है। पहले जो है ना, इसका जो यूनिट था जिसमें ये सब कुछ चीजें मेजर होती थी, दैट वाज कॉल्ड एज ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। पर जब हम लोग SI में घुस जाते हैं तो फिर ये फैक्टर आ जाता है, ठीक है। एनीवे, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे भाई, खाली ये कांस्टेंट ऐसा याद कर लो, ये कांस्टेंट है। खोपड़ी बातें घुसी, ये कांस्टेंट है। इसको शॉर्ट में कभी-कभी प्यार से K भी लिख देते हैं, क्योंकि इससे हमें बड़ा डर लगता है, इसको देख के इतना लंबा चौड़ा देख के बहुत डर लगता है, तो सिंपली K लिख देते हैं। समझ में आ रहा बच्चा लोग, K लिख देते हैं। एनीवे इस K की कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो K की कुछ वैल्यू, K की वैल्यू मैं आपको मेंशन कर देता हूं कितनी है। सो K की जो वैल्यू है
मैं उसको साइड में लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ है ना, एसआई यूनिट्स में इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ है। अच्छा, अब ये जो इसमें जो एक चीज दिख रही है आपको इतनी अजीब सी है, इसे हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, NOUGHT, नॉट, एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? खोपड़ी बातें घुस रही हैं। एप्सिलॉन नॉट, सो एप्सिलॉन नॉट म्हणजे काय? अरे एप्सिलॉन नॉट म्हणजे काय नहीं, इट्स सिंपली अ लेटर ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट। ग्रीक जो अल्फाबेट है, ग्रीक जो लैंग्वेज है, उसका एक लेटर है। अरे ग्रीक नाम की भाषा है ना भाई, अरे जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी में क ख ग घ ये सब चीजें हैं, तो वैसे ही ग्रीक में भी कुछ तो होगा ना। जैसे इंग्लिश में ABCD है, तो वहां का ABCD ये है। समझ में आ रहा है? ग्रीक लैंग्वेज का, तो उसका अपन ने उठा लिया है। और नॉट मतलब क्या? सुनो, नॉट मतलब बताता हूं आपको क्या होता है इसका नॉट का मतलब, बट उससे पहले एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देख लो। अच्छा, इसका नाम भी सुन लो, पहले नाम तो सुन लो। इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं इसे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, इसको कहते हैं। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, इन SI यूनिट्स। अब मैं SI यूनिट्स जानबूझ के लिख नहीं रहा हूं, आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो, लेकिन वन शॉट में हमें क्या करना होता है? इजी चीजें पढ़ के, इजी चीजें पढ़ के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना होते हैं। तो अभी इतना डिटेल में जाएंगे तो फिर तो ये पूरा डिटेल लेक्चर हो गया। इसका यूनिट फिर भी बता दे रहा हूं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। पूरी वैल्यू, पूरा जो है यूनिट इसलिए बताया क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि पूरा पढ़ चुके हैं, स्टार्ट टू एंड पूरा उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, वो सिर्फ रिवीजन के लिए ये वन शॉट देखना है, सिर्फ रिवीजन के लिए, तो उनको तो काम आएगा ना ये। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिनका कल परसों ये एग्जाम है, अरे भाई वो सब ये सब चीजों में मत पढ़ो झमेले में, खाली एप्सिलॉन नॉट का नाम याद रख लो, इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। खोपड़ी में बातें घुसी, तो बेसिकली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब इसको नॉट क्यों लगाया है वो मैं बता रहा हूं आपको रीजन। नॉट इसलिए लगाया, सुनो, खाली इतना ले सकते थे, मतलब एप्सिलॉन ले सकते थे, नॉट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नॉट यानी कि 0 इसलिए लगाया है क्योंकि दो चार्जेस के बीच में क्या है? हवा है। दो चार्जेस के बीच में क्या है? अरे दो चार्जेस के बीच में क्या है? कुछ भी नहीं है ना, हवा है ना। तो जब हवा रहती है या कुछ भी नहीं रहता है, मतलब हवा भी एक तरीके से कुछ भी नहीं है, अरे हवा में आराम से हाथ पैर घूमता है ना अपना, तो बेसिकली हवा है या कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है या हवा है या वैक्यूम है, तो उसमें अपन लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट। लेकिन दो चार्जेस के बीच में अगर पानी है तो एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते, उसको लिखते हैं एप्सिलॉन एम। क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन एम, यानी कि मीडियम का एप्सिलॉन, मीडियम की परमिटिविटी। ये परमिटिविटी क्या है? फ्री स्पेस की है। फ्री स्पेस बोले तो जहां पे आराम से तुम घूम सकते हो, हवा और वैक्यूम, फ्री स्पेस। मीडियम का रहेगा तो एप्सिलॉन एम लगा देते हैं, या फिर इतना ज्यादा मेहनत नहीं करना है हम लोगों को तो एप्सिलॉन भी खाली बोल देते हैं। नॉट नहीं लगाया मतलब कुछ तो मीडियम है, कुछ तो मीडियम है। समझ में आया? खोपड़ी बातें घुसी। नॉट नहीं लगाया मतलब कुछ तो मीडियम है, कुछ तो मीडियम है। तो बेसिकली एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन नॉट ये हो गया और ये एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम हो गया, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, अगर बीच में कुछ रहा तो मेरे दोस्त पानी वानी रहा, कुछ और रहा, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी रह सकता है ना। बीच में तुम लोग एक रबड़ का ब्लॉक रख दो, यहां से लेके यहां तक पूरा रबर ब्लॉक रख दो, तो कुछ भी रह सकता है। ठीक है, आई होप कि ये बेसिक सी बातें सभी की खोपड़ी में घुसती चली जा रही है। मैं इसको है ना सोच रहा हूं कि इसको सेव कर लूं, ऐसा भी कुछ सीन है क्या? ओके कर दूं? सेव हो रहा है कि नहीं? हाँ हो रहा है, गुड। सेव करते चलते हैं इसको। मान लो मैं क्यों, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभार जैसे उस दिन एक हादसा हो गया था, 12th का पढ़ाते सोसाइटी का ट्रांसफार्मर ही फट गया। तो अब जहां पे हमारा स्टूडियो, वहां की सोसाइटी का ट्रांसफार्मर फट जाएगा तो भैया जो है पावर कट हो जाएगा। जब पावर कट हो जाएगा तो बंद हो जाएगा अपना ये स्मार्ट टीवी। ठीक है, तो डिजिटल स्मार्ट बोर्ड बंद हो जाएगा, और जब ये बंद हो जाएगा भाई तो करेंगे क्या फिर? बाद में आपको ये नोट्स ही नहीं मिलेगा, पूरा गायब हो जाएगा, सेव ही नहीं हुआ है तो फिर बीच बीच में सेव करते जाएंगे। तो जब अगर मैं भूल जाऊं, आधा घंटे से ज्यादा हो जाए, तो आप लोग बीच में कमेंट सेक्शन में चिल्ला के मुझे याद दिला देना कि प्रोफेसर भैया रुकिए पहले सेव करिए। ठीक है, चलिए एनीवे सो ये कूलम्स लॉ का ये शक्ल है कूलम्स लॉ की। आई होप कि आपको समझ में आ रही है, बहुत ही प्यारी शक्ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कूलम्स लॉ इन फ्री स्पेस, कूलम्स
law in फ्री स्पेस. फ्री स्पेस म्हणजे काय? वैक्यूम. वैक्यूम की स्पेलिंग बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं, ये सही स्पेलिंग है VACWM. कुछ लोग VACCUM लिखते हैं, बट दैट इज रॉन्ग. एनीवे, सो कूलम्स लॉ इन फ्री स्पेस हमने अभी अभी लिखा, उसी को मैं एक बार वापस लिख रहा हूं. F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. ठीक है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. ये हो गया कूलम्स लॉ इन फ्री स्पेस. अब मैं लिख रहा हूं दूसरा, कूलम्स लॉ इन मीडियम. तो मीडियम में लिख रहा हूं कूलम्स लॉ इन मीडियम. ध्यान दीजिए, कूलम्स लॉ इन मीडियम. ठीक है, कूलम्स लॉ इन मीडियम. तो मीडियम में जाते ही एप्सिलॉन नॉट नहीं रहता. एप्सिलॉन नॉट नहीं रहता, बल्कि वो बन जाता है एप्सिलॉन. ठीक है, सो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. समझ में आया? एप्सिलॉन बन जाता है, या एप्सिलॉन M भी बोल सकते हैं, आप ही की मर्जी है, बट मैं तो एप्सिलॉन लिखना पसंद करता हूं क्योंकि मैं हूं आलसी एंड एप्सिलॉन अच्छा लगता है मुझे. ठीक है, तो ऐसा लिख दिया. अब लिसन, याद रखना, रिमेंबर. तुम्हें याद क्या रखना है? जो एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन नॉट उनके बीच में रिश्ता है. एप्सिलॉन नॉट से बड़ा रहता है, हमेशा बड़ा रहता है. इट इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट. कितना बड़ा रहता है? कैपा टाइम्स कैपा. ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा वाकड़ा तिकड़ा के बना देने का, उसको बोलने का कैपा. इसका नाम है कैपा. अरे सिंबल का नाम कैपा है, कैपा. अरे कटप्पा नहीं मेरे दोस्त, कौन लिख रहा है कटप्पा? अरे भैया कैपा. क्या ये? कैपा है. सो कैपा जो रहता है उसका नाम क्या है एक्चुअली? ये तो सिंबल का नाम हो गया ना कैपा. अब जैसे सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या करता है? परमिटिविटी. वैसे ही और जैसे सिंबल का नाम है ए, रिप्रेजेंट क्या करता है? एम्पियर, करंट. समझ में आया? तो वैसे ही ये एप्सिलॉन है, लेकिन रिप्रेजेंट क्या करता है? परमिटिविटी. ये कैपा है, लेकिन रिप्रेजेंट क्या करता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम है. क्या नाम है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. क्या नाम है इसका? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. खोपड़ी में बातें घुस रही है भाई, सभी के नहीं घुस रही है. इसको क्या कहते हैं बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं. भाई समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इट इज डैम इजी, कम ऑन. सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं इसे, कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसका एक और नाम है रिलेटिव परमिटिविटी. तो आप में से कुछ सज्जन और कुछ देवियां ये सोच रही होंगी कि ऐसे अजीब अजीब नाम साइंटिस्ट लोग देते क्यों है यार, चक्कर ही समझ में नहीं आता है. सो लिसन, ये नाम के पीछे थोड़ी सी वजह बता देता हूं, ज्यादा नहीं. कैपा इज एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर. कैपा क्या है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और दोनों ही क्या है? परमिटिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, परमिटिविटी है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है. तो दोनों परमिटिविटी का रेशियो लिया तो बन गया रिलेटिव. अब जब भी दो सेम चीज का रेशियो लेते हैं, सिमिलर चीज का रेशियो लेते हैं, तो बन जाता है रिलेटिव. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? जब सिमिलर चीजों का रेशियो लिया जाता है उसे कहते हैं रिलेटिव वैल्यू, रिलेटिव. तो रिलेटिव परमिटिविटी नाम हो गया. दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्यों बोला? क्योंकि दो मीडियम की जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, उनका रेशियो है, और वो रेशियो हमेशा फिक्स है. जैसे कि कैपा की वैल्यू है ना, कैपा की अलग अलग वैल्यू. सुनो कैपा की वैल्यू मैं बता देता हूं आपको. कैपा की वैल्यू 1 रहती है किसके लिए? एयर के लिए और वैक्यूम के लिए. कैपा की वैल्यू 81 रहती है वाटर के लिए. किसके लिए? पानी के लिए. कैपा की वैल्यू अब मतलब फिक्स है हमेशा के लिए. तो हुआ ना कांस्टेंट मेरे भाई, दो इलेक्ट्रिकल चीजों के बीच का कांस्टेंट. एक हवा और एक पानी, उनके बीच का कांस्टेंट. एक हवा और एक माइका, समथिंग लाइक दैट. माइका शीट ले लो, कुछ और ले लो, समथिंग लाइक दैट. सो कैपा इज इक्वल्स टू इंफिनिटी फॉर मेटल्स. खोपड़ी में बातें घुसी, कैपा इंफिनिटी है फॉर मेटल्स. भेजे में बातें घुसी. बच्चा लोग आप लोग समझ पाए मेरी पूरी बातों को कि नहीं समझ पाए? आई होप कि आपके भेजे में बातें घुस चुकी है. कैपा इज 1 फॉर एयर, कैपा इज 81 फॉर वाटर, कैपा इज इंफिनिटी फॉर मेटल्स. मेटल बीच में घुसा दिया तो कैपा की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है. ठीक है. तो लिसन,
अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा. नाउ दिस फॉर्मूला आफ्टर अप्लाइंग कैपा विल बिकम व्हाट. तो लिसन, जैसी कैपा हमने अप्लाई कर दिया इस पे, अरे ये पार्ट पूरा खत्म हो गया मेरे भाई, ये जो मैंने समझाया ये तो पूरा खत्म हो गया. अब इसके आगे क्या, इसके आगे ये है कि फोर्स का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्या बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कैपा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. ये ऐसे कैसे बन गया भाई? ये कैसे बन गया? एंड इसको मैं m लिख दे रहा हूं क्योंकि मीडियम का फोर्स है. अरे मेरे दोस्त समझो इस बात को, ये मीडियम का फोर्स है ना, मीडियम का है. अरे आई होप कि यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू इम्प्लाई. पहले जब हवा में था तो कैपा 1 था और कैपा यहाँ पे था ही नहीं, कैपा 1 था. लेकिन जैसे अपन कोई और मीडियम में गए तो यहाँ पे एप्सिलॉन आ गया. अब एप्सिलॉन आ गया तो भाई एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट कैपा होता है. तो मैंने एप्सिलॉन नॉट कैपा लिख दिया. अब एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट कैपा है ना. तो अगर मैं इसमें 1 डाल दूंगा 1 तो ये बन जाएगा एयर के लिए, वैक्यूम के लिए फॉर्मूला बन जाएगा. सेम टू सेम. समझ में आ रहा है बेटा? तो तुम लोग इतनी बेसिक सी बातें समझ पाते हो कि नहीं मेरे बच्चा? समझ पाते हो ना? आई नो यू गाइज आर हाईली इंटेलिजेंट, आप लोग इसे समझ पाते ही होगे. आई एम डैम श्योर अबाउट इट. चलिए एनीवे, तो ये बेसिकली कूलम्स लॉ हो गया. अब कूलम्स लॉ का एक और चीज देखना है हमको, तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखना है. क्या देखना है? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. तो हम लोग देख रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. क्या देख रहे हैं? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. समझ में आ रहा है? हम देख रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है, चलिए आइए इसको देखते हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को देखते हैं और समझते हैं चीजों को. तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, लिसन वेरी वेरी केयरफुली. ये देखो, ये है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2. दोनों सेम चार्ज ले रहे हैं अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए. दोनों के बीच में कुछ तो गैप है, उस गैप का हम नाम रख दे रहे हैं R. ठीक है, उसका नाम रख दे रहे हैं R. अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा लोग, लिसन वेरी केयरफुली. जब हम यहां से वहां जाते हैं, जब हम यहां से वहां जाते हैं, यहां से यहां, तो इस रास्ते का कुछ नाम रखना होगा. तो इसका नाम मैं रख रहा हूं R12 कैप. आप बोलेंगे सर ऐसा वाहियात नाम क्यों आपने रखा? सुनो बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो. R12 कैप क्यों रखा? R12 कैप क्यों रखा? उसके पीछे वजह है. R12 इसलिए बोला, R मतलब डिस्टेंस, रास्ता. और कहां से कहां जाने का रास्ता? 1 से 2 जाने का रास्ता, 1 से 2. ठीक है, 1 से 2 जाने का रास्ता R12. लेकिन अगर मैं लौट के यहां से यहां आऊं और कोई मुझसे पूछे तुम कहां से कहां गए, तो मैं कहूंगा R21 कैप. तो आप बोलेंगे सर ये टोपी क्यों पहना है आपने? आपको मालूम है आपने अगर वेक्टर्स पढ़ा है, आप लोगों ने अगर वेक्टर्स पढ़ा हुआ है, वेक्टर्स, तो आपको ये बात पूरी तरीके से पता होगी कि वेक्टर्स में हम लोग है ना एक यूनिट वेक्टर नाम की चीज पढ़ते हैं. यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर जो होता है वो आपको डायरेक्शन बताता है. क्या बताता है? डायरेक्शन. तो यह मैं डायरेक्शन बता रहा है. यूनिट वेक्टर में क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग बेटा? तो यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन को बता रहा है. आई होप ये बात आपकी खोपड़ी में प्रवेश कर चुकी है. ये यूनिट वेक्टर है. ठीक है, अब सुनिए, ये दोनों प्लस प्लस हैं तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को रिपेल करेंगे. हाँ क्या ना? तो ये बंदा उसे लात मारेगा, पुश करेगा. इस फोर्स का एक नाम रखना होगा यार. इस फोर्स का नाम रख देते हैं F2. ठीक है, सेकेंड वाले पे फोर्स, सेकेंड वाले पे फोर्स. वैसे वो बंदा इसे क्या करेगा? इसको लात मारेगा. इसका नाम रख देते हैं F1. पहले वाले पे फोर्स क्या रख देते हैं? नाम F1, यानी कि पहले वाले पे फोर्स. अब ध्यान से सुनना और समझना. दूसरे वाले पे फोर्स, पहले वाले पे फोर्स, दूसरे वाले पे फोर्स, पहले वाले पे फोर्स. अब अगर मुझे दूसरे वाले पे फोर्स जानना है, दूसरे वाले पे, तो मैं क्या लिखूंगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अभी बीच में हवा ले रहे हैं, कुछ और नहीं ले रहे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R. Q1 Q2 अपॉन R. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R. अरे समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? एक सेकंड, R स्क्वायर. R स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. लेकिन डायरेक्शन क्या है? ये फोर्स टू किस डायरेक्शन में है? तो ये इस डायरेक्शन में है. किस डायरेक्शन में है? फोर्स टू उधर है ना, उधर. तो ये R12 के डायरेक्शन में है. R12 समझ में आया? R12 के डायरेक्शन में. वैसे ही अगर मैं फोर्स 1 की बात करना चाहूं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1 बाई R स्क्वायर. अरे भैया यही दो चार्जेस के बीच में फोर्स है ना यार.
तो Q2 Q1 या Q1 Q2 एक ही बात है ना। तो Q2 Q1 या Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर जो डिस्टेंस है किस पे फोर्स निकाल रहे हैं, 1 पे निकाल रहे हैं, 1 पे ये फोर्स निकाल रहे हैं, ये फोर्स। तो ये फोर्स जब आप निकालोगे 1 पे फोर्स निकालोगे तो भैया ये तो इस डायरेक्शन में है ना, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का नाम क्या रखा है हमने, R21 कैप। दैट्स इट, खोपड़ी में बातें घुसी। अब देखो सुनो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि R12 कैप और R21 कैप बराबर है। R12 R21 यूनिट वेक्टर है, दोनों की वैल्यू 1 है, दोनों की वैल्यू 1 है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। ये उधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए अपन लगा देते हैं माइनस। तो दोनों बराबर तो हैं लेकिन ऑपोजिट है, बराबर है लेकिन ऑपोजिट है। तो इससे होगा क्या, तो इसको अगर मैं कह दूं इक्वेशन ए, इसको मैं कह दूं इक्वेशन बी, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, पुट दिस इन, ये जो बात है पुट दिस इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डाल देंगे, पुट दिस इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डाल देंगे इसको, कोई भी दोनों में से इक्वेशन में डाल दीजिए। R12 की जगह पे लिख दीजिए माइनस R21, तो इक्वेशन ए में डालते ही अब देखना क्या होगा, ए में डालते ही क्या होगा ध्यान से देखना। सो देयरफॉर सॉरी, हाँ F2 करेक्ट, F2 बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा R21 कैप, है ना, बराबर है कि नहीं। अरे बच्चा लोग ध्यान से देखो, F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 R स्क्वायर। लेकिन यहां पर जो R12 लिखा है उसके बदले मैंने लिख दिया माइनस R21, समझ गया, माइनस R21। इसको कह देंगे इक्वेशन सी। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशंस, कौन सी दो इक्वेशन कंपेयर करेंगे, बी एंड सी को कंपेयर करेंगे, बी एंड सी। अब बी एंड सी को कंपेयर करेंगे, अरे मेरे भाई इसको और उसको कंपेयर करो। डिड आई कमिट सम मिस्टेक हियर, नहीं परफेक्ट, बी और सी को कंपेयर करो। तो बी और सी को कंपेयर करेंगे तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, Q1 Q2 एक ही बात है, Q2 Q1 Q2 एक ही बात है, तो ये भी दोनों में, R स्क्वायर भी दोनों में है, R21 भी दोनों में, सिर्फ माइनस का फर्क है। अरे वहां पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ मालूम है कि F1 और F2 बिल्कुल बराबर है, F1 = F2 बराबर हैं लेकिन ऑपोजिट है, बस हो गया। सो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों फोर्सेज इक्वल एंड ऑपोजिट है, ठीक है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी तो यही कहता है ना कि दो फोर्सेज जो सेम नेचर के हैं, ये उस पे एक्ट कर रहा है, वो उस पे एक्ट कर रहा है, जोड़ी में एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, मिलजुल के, फोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स, जोड़ी में पैदा होते हैं फोर्सेज। तो बेसिकली न्यूटन का थर्ड लॉ ये तो कह रहा है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज, है ना, दो फोर्सेज जो है इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। सो F1 = माइनस F2, समझ में आया बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ कैसे लिखा जाता है आपको ये तरीका आ गया, और ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने प्रूव भी कर दिया आपके लिए। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बोला तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम बना के आप सिर्फ इतना कर देंगे तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, दिस इज एडिशनल पार्ट, एडिशनल, ठीक है। आपको सिर्फ इतना लिखना है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओनली दिस इज द आंसर। समझ में आ गया, एग्जाम में इतना ही लिखना है मेरे दोस्त। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट, ठीक है। ओह चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये तो आपको समझ में आ गया, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सारी चीजें आप पूर्ण रूप से समझ चुके हैं, ठीक है। F in वैक्यूम, F in मीडियम, सारी चीजें आप समझ चुके हैं, ठीक है। ये सब पूरा हमारा हो गया। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में जो है वो भी हमारा हो चुका है। ये देखो फॉर्मूला, देखो दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है, है ना, फॉर्मूला लिखा हुआ है। अच्छा ये लोग जैसा लिख रहे हैं मैं भी वैसे ही लिख रहा हूं, थोड़ा सा फर्क है। ये लोग ने फोर्स में 1 2 लगाया है और डिस्टेंस में नहीं लगाया है, वैसे होना चाहिए था डिस्टेंस में, बट कोई बात नहीं, चलता है। आप लोग मेरा तरीका याद रखिए, वो ज्यादा इजी तरीका है। अच्छा मुझे लग रहा है ना यहाँ पे थोड़ी सी ये लोग मिस्टेक कर गए हैं, डिस्टेंस में यहाँ पे तो बनाया है डायग्राम में, इसमें नहीं लगाया है, यहाँ पे आना चाहिए R12, ठीक है। चलो एनीवे जो भी है हमारा सेम ही है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसका खाली स्टेटमेंट याद रखना, एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके ऊपर कुछ ज्यादा आएगा नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सिर्फ स्टेटमेंट आप लोग याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट क्या है मैं बता रहा हूं, डोंट वरी, मैं बता रहा हूं। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मैं स्टेटमेंट अभी आपको सिखा रहा हूं, डोंट वरी। सो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? ठीक है, सब लोग ध्यान देते रहेंगे बच्चा लोग। तो चलिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सभी लोग ध्यान देंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसका खाली हमको डेफिनेशन पढ़ लेना है जरा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो ये क्या बोलता है मालूम है कि व्हेन देयर आर मोर देन टू चार्जेस, व्हेन देयर आर मोर देन टू चार्जेस, जब दो चार्जेस से ज्यादा रहेगा तो फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, मतलब व्हेन देयर आर मोर देन टू चार्जेस, पहले तो दो चार्जेस से ज्यादा होना चाहिए, तो द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, कोई भी एक चार्ज जो नेट फोर्स है, इट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ, वेक्टर एडिशन करना है अपने को, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। इस बात को समझिए, वेर ईच इंडिविजुअल फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग टू चार्जेस एट अ टाइम। अब ये बहुत ही लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत ही मजेदार है, बहुत ही जबरदस्त है। चलिए इसको मैं अच्छे से एक बार बोर्ड पे लिखता हूं, ठीक है। अच्छे से मतलब मैं तो शॉर्ट में लिखूंगा, तुम लोग को ज्यादा अच्छे से लिखना है। तो पहले, इफ देर आर मोर देन टू चार्जेस, इफ देर आर मोर देन टू चार्जेस, अगर दो चार्जेस से ज्यादा रहे तो क्या होगा? इफ देर आर मोर देन टू चार्जेस, दो चार्जेस से ज्यादा चार्ज रहे तो क्या होगा? देन फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, देन फोर्स on any one charge is equal to किसी एक चार्ज पे जो फोर्स होगा वो किस चीज के बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स। तो मैं रिजल्टेंट लिखूंगा, ज्यादा अच्छा अंग्रेजी लगती है यहां पे। रिजल्टेंट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ all the individual forces, of all the individual forces where each force is calculated by considering, इसका मीनिंग समझा रहा हूं, डोंट वरी, by considering only two charges at a time, only two charges at a time। सो अगर दो से ज्यादा चार्जेस रहे, अगर सपोज दो से ज्यादा चार्जेस रहे, जैसे फॉर एग्जांपल सिचुएशन देखो, मान लो कि एक चार्ज है यहां, इसका नाम है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, एक तीसरा चार्ज मैं ले ले रहा हूं, इसका नाम है Q3। तो दो से ज्यादा चार्जेस हो गए, बराबर है। तो जब दो से ज्यादा चार्जेस रहेंगे तो क्या तकलीफ है? तकलीफ कुछ भी नहीं, क्या करना है सुनो। ये चार्ज उसके साथ क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा। इस फोर्स का नाम हम रखेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, क्योंकि पहले चार्ज पे फोर्स है, पहले चार्ज को धक्का पड़ रहा है ना, पहले चार्ज को लात पड़ रही है, बराबर। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। अबे दूसरा चार्ज लात मार रहा है, यहां पे अब लिखना पड़ेगा ऐसा नाम। पहले हमने खाली F1 F2 लिखा था, अब यहाँ पे F12 F13 F14 F15 ऐसा लिखना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि लात मारने वाले बहुत लोग हैं, पहले एक ही बंदा था जो लात मारा करता था, तो सेकंड वाले को लात पड़ रही है, ये क्लियर था पहले, लेकिन अब सेकंड वाले को लात मार कौन रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये फोर्स उधर चला गया क्योंकि ये बंदा उसे ऐसे पुश करेगा, अरे हाँ क्या ना मेरे दोस्त, और ये डिस्टेंस का नाम होगा R12 या R21, जैसा आप नाम रखना चाहें, 2 से 1 जाने वाला रास्ता है ना, तो अब रास्ते का नाम भी R नहीं रहेगा, खाली अलग हो जाएगा। वैसे ही ये बंदा क्या करेगा? ये बंदा भी तो उसे पुश करेगा, तो ये बंदा भी उसे पुश करेगा, तो ये बंदा भी उसे पुश करेगा कुछ इस तरीके से। इसका नाम रखेंगे F13, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बिकॉज ऑफ थर्ड चार्ज। समझ में आ रहा है बेटा? खोपड़ी में बातें गुजरी है। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज, समझ में आया बच्चा लोग? अब देखना क्या होगा, लिसन वेरी केयरफुली।
सो जो दोनों फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ये दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जब दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हों तो एक फोर्स है इधर, एक फोर्स है इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना होता है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? पैरेललोग्राम लॉ से। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करके ये आ जाता है रिजल्टेंट, और यही है फोर्स फाइनल ऑन द फर्स्ट चार्ज। फर्स्ट चार्ज पे फोर्स है फाइनल। तो F1 का मतलब फाइनल फोर्स है 2 और 3 दोनों की वजह से। समझ में आया बच्चा कि नहीं समझ में आया? समझ पाए बेटा? तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अब क्या करना है? अब क्या करना है? सो बेसिकली ये वैल्यू निकालना है, और ये वैल्यू कोई भी बच्चा निकाल सकता है, विच इज वेरी इजी। ये रिजल्टेंट F1 है। अबे देखो, ये था F12 और ये था F13। अबे है ना ये F13 और F12, है ना ये F12, दोनों से मिलके जो बना हुआ है F1। तो F1 की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ F12 का स्क्वायर, F13 का स्क्वायर, 2F12 F13 cos थीटा, 2F12 F13 cos थीटा। कैसे आई ये? अरे आप लोग पढ़ चुके हो, वेक्टर्स में पढ़ चुके हो। वेक्टर्स में आपने पढ़ा था कि रिजल्टेंट होता है, मतलब अगर ये रहा P और ये रहा Q वेक्टर, व्हाट द हेल हैपेंड? ओके, सो अगर ये P है और ये Q है, तो बेसिकली लिसन वेरी केयरफुली, इसका जो रिजल्टेंट होता है R, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। बस। तो अब ये निकाला जा सकता है ना भाई, तो इसकी मदद से ये निकाल लेंगे। खोपड़ी बातें घुस रही बच्चा लोग आपके, आप लोग समझ पा रहे हैं बेटा जो मैं कहना चाह रहा हूं? आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड? सो इट्स डैम इजी। सो कहने का मेरा सिंपल सा यही मकसद और मतलब है कि भाई आप लोग इस बात को समझिए कि ये लॉ आखिर कहना क्या चाह रहा है। ये लॉ कहना क्या चाह रहा है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आखिर कहना क्या चाह रहा है? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कह रहा है कि अगर दो से ज्यादा चार्जेस रहे, सुनो अब यहाँ पे 3 चार्जेस है, तो दो से ज्यादा चार्जेस रहे तो किसी भी चार्ज पर, मतलब मान लो इस चार्ज पे, किसी भी चार्ज पे जो रिजल्टेंट फोर्स है, फाइनल फोर्स है, फाइनल फोर्स, वो कैसे निकाला जाएगा? बाय टेकिंग वेक्टर सम। वेक्टर सम मतलब क्या? वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेज या ऑल द फोर्सेज, वेर ईच फोर्स, जहां पे हर एक फोर्स विल बी कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग ओनली 2 चार्जेस एट ए टाइम। 2 चार्जेस को एक टाइम पे लेना है। तो हमने ये 2 चार्जेस लिए, ये वाला फोर्स निकाला, ये 2 चार्जेस लिए, ये वाला फोर्स निकाला। समझ गए? अबे ये 2 लिए, ये वाला फोर्स निकाला, ये 2 लिए, ये वाला फोर्स निकाला। अरे खोपड़ी में बातें घुस रही तुम्हारे कि नहीं? समझ पाए बेटा? सो हर एक फोर्स को कंप्यूट करना है, पहले कैलकुलेट करना है। 2 चार्जेस लेके, अच्छा समझ लो 4-5 चार्जेस रहे, फिर क्या होगा? तो अगर 4-5 चार्जेस रहे तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं एक चार्ज इधर है Q1, एक चार्ज इधर है Q2, एक चार्ज इधर है Q3, एक चार्ज इधर है, इसका नाम है Q4। तो बेसिकली होगा क्या कि ये Q4 वाला Q1 को पुश करेगा, तो Q4 वाला Q1 को धक्का मारेगा, Q2 वाला Q1 को धक्का मारेगा, और Q3 वाला Q1 को धक्का मारेगा। तीनों मिलकर धक्का मारे। अब क्या करने का? अब तो ज्यादा फोर्सेस हो गए, इसका नाम रख देंगे F14, इसका नाम रख देंगे F12 और इसका नाम रख देंगे F13। अरे भैया 1 को ही लात मार रहे हैं ना, कौन? 3 वाला, 2 वाला, 4 वाला। समझ में आया बच्चा? समझ में आ गया? तो बेसिकली अब करना क्या है, सुनो, इनका तो वेक्टर एडिशन निकालना है तभी रिजल्टेंट आएगा, लेकिन इसमें कैसे निकालना है वो भी सीख लो। इसमें कैसे निकालना है? तो पहले कोई भी 2 वेक्टर लेना है, ठीक है? कोई भी 2 वेक्टर। तो पहले मैं इस वेक्टर को ले लेता हूं, ये और ये। अरे मतलब ये जो था ना, इसका पैरेलल ये बना देने का, इसका पैरेलल ये बना देने का, तब जाके पैरेललोग्राम कंप्लीट होता है। ठीक है? तो बना दिया। अब यहां से रिजल्टेंट खींच लेने का। तो ये आ गया आपका F124। ठीक है? इसका नाम मैं रख दे रहा हूं F124। ये एक फोर्स आ गया इन दोनों की वजह से। अब ये दोनों खत्म हो चुके हैं बेटा, ये गायब हो चुके हैं, मर गए ना ये दोनों। अरे ये दोनों मर गए, ये फोर्स बन गया ना इनसे, जिसका नाम है F124।
अब F13 बचा हुआ है जिंदा, F13 और F12 4, ये दो जिंदा हैं। तो अब क्या करने का, इसके लिए लेने का कलर कौन सा चुनूं, काश और कॉम्बिनेशन होते, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं है। पीला चुन लूं, पीले में मजा नहीं आएगा। सफेद चुन लूं, नहीं, ये देखते हैं पोपटी, ठीक है फाइन। पैरेट कलर देख लेते हैं, चलो ध्यान देना। तो लिसन, ये देखो, अब ये फोर्स बचा है जिंदा और ये फोर्स बचा है। अबे ये फोर्स बचा है और ये फोर्स बचा है, बराबर, ये दो फोर्सेस जिंदा बचे हैं। हाँ क्या ना मेरे दोस्त। तो इधर देखो, तो यहां से इसको पैरेलल बनाने का, इसको, और इसको पैरेलल फिर यहां बनाने का, ठीक है। तो ये बना दिया, ओके। रिजल्टेंट क्या होगा, ध्यान से देखिए, तो एक इसको पैरेलल और एक इसको पैरेलल। अबे इसको पैरेलल ये बनाया और इसको पैरेलल ये बनाया, तो रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है बच्चा लोग, क्या होता है, तो वो होगा कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दिस। अरे मेरे दोस्त, ये एक वेक्टर है, ठीक है, जो आपने बनाया है इस पैरेललोग्राम में, है ना, इस पैरेललोग्राम में, और ये वेक्टर है। तो जो दो वेक्टर्स है इनका रिजल्टेंट तो यहां आएगा ना, तो ये फाइनल है, ठीक है, ये फाइनल है। आई होप के सभी के खोपड़ी में बात घुसी है। भले वो पीले वाले पे चढ़ गया थोड़ा सा, बट दैट्स ओके, इट्स ओके, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो फाइनली फोर्स कुछ इधर आएगा, ये फाइनल फोर्स है जिसका हम लोग नाम रख देंगे F1, ठीक है, F1। तो इस तरीके से फोर्स निकाला जाता है। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन नहीं देख रहे, खाली इसको समझ गए हम लोग। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप लोग को रट लेना है। when more than two charges are present, then force on any one charge due to all other charges is equal to, the resultant force on any one charge due to all other charges is equal to क्या रहेगा, vector sum of all the individual forces, where each individual force is calculated by considering only two charges at a time। समझ में आया। तो इसको, इस स्टेटमेंट को पीछे रिवाइंड कर करके बार बार लिखिए, ठीक है, आपको ये याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। अब देखते हैं कि आगे और क्या कहानी है। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन हो गया। अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा देता हूं प्यार से। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मैटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह रही है आखिर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या रहता है ना, कि कोई भी चार्ज रहा सपोज Q, तो ये जो चार्ज है Q, ये आसपास आने वाले हर चार्ज पे फोर्स डालेगा। मतलब यहां पे अगर कोई चार्ज आया उस पे फोर्स डालेगा, कोई यहां चार्ज आया तो यहां पे फोर्स डालेगा, यहां चार्ज आया तो यहां पे फोर्स डालेगा। मतलब उसको धक्का वक्का मारेगा, खींच लेगा, माइनस को खींच लेगा, प्लस को धक्का मार देगा, माइनस को खींच लेगा, प्लस को धक्का मार देगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये प्लस है, समझ गए। अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि चेक करने के लिए कि फील्ड का डायरेक्शन क्या है, धक्का मारने का डायरेक्शन क्या है, फील्ड क्या है, फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। हर एक चार्ज को जो फोर्स फील हो रहा है उसी को कहते हैं फील्ड। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये बात बोली, साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि अगर फील्ड का पता लगाना है तो आप हमेशा ये करना कि लाते वक्त जो चार्ज ला रहे हो ना, हमेशा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेना, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज ही लेना। समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं समझ में आ रहा है? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेना, हमेशा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेना। अबे कोई भी चार्ज रखा हो, यहां पे चाहे प्लस रखा हो चाहे माइनस रखा हो, लेकिन लाने वाला जो चार्ज है जो आप लेके आएंगे और यहां रख के चेक करेंगे तो वो हमेशा प्लस ही लेना। ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने कन्वेंशन बना लिया। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। तो जब मैं यहां पे लाके एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, छोटू सा चार्ज रखूंगा प्लस Q नॉट, तो ये उसे धक्का मारेगा ऐसे। अगर मैं उसे वहां रख दूं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को, तो ये उसे ऐसे धक्का मारेगा। यहां रख दूं तो इधर ऐसे धक्का मारेगा। अबे धक्का मारेगा ना ऐसे 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 स्ट्रेट लाइन में धक्का मारेगा। सो कहने का मतलब ये है कि इस बंदे की जो फील्ड है ना, उसकी शक्ल कुछ ऐसी है, ऐसी, इसका इन्फ्लुएंस कुछ ऐसा है।
मतलब जो यहाँ है उसे ऐसे पुश करता है, जो वहां है वो ऐसे पुश करता है, वहां है तो वैसे पुश करता है। कोई यहाँ आ जाए तो यहाँ पुश करेगा, कोई यहाँ आ जाए तो यहाँ पुश करेगा, यहाँ पुश करेगा। तो ये इसका इलाका है, इसे कहते हैं फील्ड। फील्ड का मतलब ये होता है एरिया, इलाका। अबे फील्ड खेत मैदान, फील्ड का मतलब ही इलाका है। खोपड़ी में बातें घुस रही है मेरे दोस्त। आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग बच्चा? तो फील्ड का मतलब होता है इलाका। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन around a charge in which if any other charge is brought then it will experience a force. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक इलाका है चार्ज के बाजू में, कि जहां अगर कोई दूसरा चार्ज लाया गया तो उसे फोर्स महसूस होगा। सो सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड द चार्ज, या स्पेस अराउंड द चार्ज, या एरिया अराउंड द चार्ज, इन विच इफ एनी अदर चार्ज इज ब्रॉट देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। समझ गए बेटा? खोपड़ी में बातें घुसी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है, हम उसे ऐसे दिखाते हैं कि बाहर जाने वाली फील्ड है, बाहर जाने वाले ऐसे, ठीक है। और अगर हमने लिया माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज लिया, तो उसकी फील्ड को हम अंदर आने वाली लेते हैं। अंदर आने वाली क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखोगे, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो वो अंदर खींच लेगा। हाँ क्या ना? अबे यहाँ पे अगर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा तो ऐसे खींच लेगा, यहाँ रखा इधर खींच लेगा, यहाँ रखा इधर खींच लेगा। तो ये लाइंस फेंकता है, ये लाइंस घसीटता है, ये लाइंस घसीटता है, ये लाइंस फेंकता है। समझ में आया? तो बेसिकली प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, माइनस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। दैट्स इट, हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना बच्चा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, इट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, और यहाँ पे मैं क्यू नॉट लगा दूंगा क्योंकि टेस्ट चार्ज ही लाते हैं हम लोग चला के, टेस्ट चार्ज लाते हैं। ठीक है, टेस्ट चार्ज चला के लाते हैं ना मेरे दोस्त। हाँ क्या ना? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग बच्चा? इट इज डैम इजी। सो E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट, इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। ओके, अच्छा इसका यूनिट अगर किसी ने पूछ लिया तो ये यूनिट तो कोई भी याद रख सकता है। फोर्स का रहता है न्यूटन, चार्ज करता है कूलॉम, तो न्यूटन पर कूलॉम। वैसे एक और यूनिट है, तो मैं बता इसलिए दे रहा हूं कि कहीं आप लोग एग्जाम में एमसीक्यूज में गलती ना कर दें, कॉलेज के एग्जाम में। सो वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। सो माइनस भी रहता है, बट यूनिट के लिए प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। यूनिट के लिए खाली दो क्वांटिटी से मतलब है। तो ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का नीचे मीटर आ गया, और ये पोटेंशियल है, वोल्टेज है लेट्स से, पोटेंशियल इसका वी ऊपर आ गया। समझ में आई बात है? ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट एंड ऑल, ये सारी बातें। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दो पैरेलल प्लेट के बीच में कैसी रहती है वो भी बता रहे हैं। दो पैरेलल प्लेट अगर रहा तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी रहती है। अरे अगर एक चार्ज रहा तो उसकी टेढ़ी मेढ़ी ऐसी घूमते हुए जा रही है, रेडियल फील्ड है, रेडियस जैसे जा रही है, रेडियस जैसा। अरे एक पॉइंट चार्ज का रेडियस जैसा रहता है मेरे दोस्त। अरे ये है ना पॉइंट चार्ज का, देखो ना प्लस चार्ज रखा हुआ है, इसका रेडियल फील्ड है, रेडियस जैसा फील्ड है। तो इसके आजू बाजू में गोला बन सकता है ना भाई, और उसका ये रेडियस हो सकता है ना, तो रेडियल फील्ड। और ये जो है ये बेसिकली सीधी सीधी जा रही है, प्लस इधर है पूरा, इधर पूरा माइनस है, तो प्लस से माइनस जो फील्ड जा रही है वो रेडियल नहीं, पैरेलल यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड एक जैसी है ना, यूनिफॉर्म फील्ड है। ये कैसे बिखर रही है, तो एक जैसी नहीं है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, जितना दूर होती जाएगी ना उतना कमजोर हो जाएगी। ये ऐसा नहीं हो रही है, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी जाओगे ना फील्ड सेम है। क्यों? अबे बिखर ही नहीं रही है ना, उतनी लाइंस ऐसी जा रही है बराबर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बिखर नहीं रही है तो कमजोर नहीं पड़ेगी। सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां से एक और फॉर्मूला बन जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स अपॉन चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। कैसे आ गया? अरे अगर मैं फोर्स लिखूंगा इन दोनों के बीच में तो कैसे लिखूंगा फोर्स? F इक्वल्स टू 1/4πε0 बराबर Q पहला चार्ज, Q0 दूसरा चार्ज, डिवाइड बाय दोनों के बीच का गैप विच इज r²। ऐसे ही तो लिखूंगा मेरे दोस्त। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स अपॉन वो चार्ज जो लाया गया, तो Q0 डिवाइड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 Q/r², जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अरे बेटा मस्तिष्क में तुम्हारी बातें प्रवेश कर गई बच्चा? आई होप यस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लोग ध्यान देते रहेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गई। ये देखो
फोर्स भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों 1/r² से गिरते हैं। दोनों के फॉर्मूले में नीचे r² है ना, तो वही बात खाली बस यहाँ पे मेंशन की गई है। तो डिस्टेंस बढ़ेगा ना, डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स ऐसा गिरेगा, बस खाली ये बात यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और हाँ, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसी को बोलते हैं, लाइन्स ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स की लाइन्स है, इस पे जो भी बैठा रहता है उसको धक्का मारती है लाइन्स, तो कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की अजीब अजीब शक्ल है, ये क्यों ऐसी शक्ल है बता देता हूं आपको भी, डोंट वरी, बता देता हूं। तो सुनिए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की शक्लें इतनी अजीबो गरीब क्यों हैं? सो लिसन वेरी केयरफुली। अगर एक अकेला चार्ज बैठा हुआ है तो वो तो शराफत से ऐसे ही लात मारेगा ना दूसरे को, हाँ क्या ना, लाइक दिस। अगर अकेला बैठा है तो, अकेला है तो हाँ, लेकिन इसी के सामने अगर कोई ऑपोजिट चार्ज आ जाए, अरे भैया लड़का जब अकेला अकेला रहता है, सिंगल रहता है, बड़ा गुस्से में रहता है, उसे दुनिया से नफरत रहती है, इसको भाव नहीं दूंगा, उसको भाव नहीं दूंगा, ये वो मतलब किसकी बात नहीं सुनूंगा, अपनी मर्जी करूंगा। लेकिन जहां एक कन्या आ जाती है, जहां पे एक बालिका आ जाती है, बालिका बोले तो छोटी बच्ची नहीं रे बाबा, मतलब एडल्ट, कन्या, कन्या, ठीक है। तो लिसन वेरी केयरफुली, जब एक कन्या आ जाती है, सो बेसिकली होता क्या है कि ये प्लस और ये माइनस जब आमने सामने आ जाते हैं तो अट्रैक्शन होता है, ये खींचने वाला और ये फेंकने वाला, तो ये थोड़ा झुक जाता है और ऐसा हो जाता है, इसके आगे झुक जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये जो मांगे ये उसे दे देता है ना। अरे भैया, बॉयज आर लाइक दैट ओनली, हमसे दो प्यारी बातें कोई कर ले तो हम लोग उसी के हो जाते हैं। तो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुली, आई होप कि सभी की खोपड़ी में बातें घुस रही हैं। इन्हीं को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, और ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसे आपको बचपन में मैग्नेट के बारे में बताया गया था, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में बताया गया था, बिल्कुल उसकी शक्ल वैसी मैच हो रही है। हाँ क्या ना मेरे दोस्त? यस, बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है, ओके। तो ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है गोल गोल हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सीधी सीधी हैं लेकिन ऐसा रेडियल है। और अगर मैंने दो प्लेट्स ले लिया, प्लस वाली प्लेट और माइनस वाली प्लेट, तो फिर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनकी शक्ल ऐसी रहती है। इसे ही सिर्फ कहते हैं यूनिफॉर्म फील्ड, बाकी ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म है, दोनों नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स है। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है बेटा? अरे भैया दोनों की वैल्यू डिस्टेंस के हिसाब से गिरती चली जाएगी, क्योंकि नजदीक है तो वैल्यू ज्यादा है, दूर जाएंगे तो फैल रहे, बिखर रहे हैं, कमजोर हो जाएंगे, है ना। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, है ना, बताया गया ना। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है दोनों में, लेकिन यहां पर यूनिफॉर्म फील्ड है, क्योंकि ये लाइंस कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रही, इक्वली चल रही हैं आगे तक, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है। अरे खुपड़िया में तोहार बातें घुसत है कि नहीं? समझ पा रहे हो बेटा? मेरी बातों को सब लोग समझ पा रहे हो? ठीक है। सो इस तरीके से, सो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म फील्ड्स, ठीक है, और बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती हैं। जैसे कि अगर सामने दो ये रख दिए, लड़के सामने रख दिए, तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे तो ये लाइन, ये टेढ़ी ऐसे हो जाएगी, ये लाइन टेढ़ी ऐसे हो जाएगी, ये झुकेंगे नहीं बल्कि और टेढ़े मेढ़े चलेंगे एक दूसरे से, ठीक है। सो लाइक दैट, इस बात को जरा समझिए, ठीक है। तो लाइंस और टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। वैसे ही माइनस माइनस कभी रहेगा, दो लड़कियां रहेंगी तो भी भैया एक दूसरे को धक्का मारेंगी, बोलेंगे भागो यहाँ से, है ना। ओके, एनीवे आगे बढ़ते हैं। सो भिन्न भिन्न प्रकार की जो है सब चीजें दिखाई गई यहाँ पे। मैं जरा देख लूं, एक नजर मार लूं कितने पेजेस बचे हैं। काफी सारे हैं, फटाफट खत्म करना होगा। चलिए स्पीड बढ़ाते हैं, हम लोग अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए, तो यहां पर पहले हम लोग फटाफट इसको देख लेते हैं, गाउसेस लॉ को, ठीक है। यहाँ पे गाउसेस लॉ दिया हुआ है, इसको रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं इंडिया में, गॉस लॉ बोलते हैं, बट एक्चुअल में इट्स नॉट गॉस, इट्स गाउसेस लॉ, ठीक है। इंडियन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ठीक है, लेकिन एक्चुअल नाम उस बंदे का गाउस है। सो गाउसेस लॉ आखिर क्या कहता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड गाउसेस लॉ। सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे मेरी बातों को। गाउसेस लॉ क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन था टू एवर लिव्ड ऑन दिस प्लैनेट, बहुत ही परफेक्ट मैथमेटिशियन, कार्ल फ्राइडरिक गाउस इसका नाम था, कार्ल फ्राइडरिक गाउस।
ओके, एनीवे सो लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली पहले तो तुम लोग समझोगे कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है ना बच्चा, फ्लक्स क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो जैसे फॉर एग्जांपल कहीं से ऐसी लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही हैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस है ना, कहीं से ऐसी लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही थी ऐसी, इसके सामने अगर मैंने रख दिया एक चूड़ी, सामने एक चूड़ी रख दिया, चूड़ी। अब ये जो चूड़ी है इसमें से 6 लाइंस इजीली पास होंगी, इजीली। लेकिन यहीं पे अगर मैंने इस चूड़ी को टेढ़ा कर दिया, लेट्स से कि मैंने इस चूड़ी को ऐसा एक एंगल पे लेके चला गया, इतना घुमा दिया इसको, सीधी खड़ी थी, इसमें से 6 लाइंस जा रही थी, चूड़ी को टेढ़ा कर दिया तो लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस कम हो गई है, 3 हो गई है। अगर इसको पूरा लिटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर इसको ऐसे मैं पूरा लिटा दिया तो कितनी लाइंस जाएंगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें तो फिर एक ही लाइन जाएगी, है ना। अरे भाई एक ही लाइन देखो यार, ये वाली चली जाएगी। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, एक भी लाइन नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। लिसन, आप शायद गलती कर बैठ रहे हैं। ये देखिए मेरे हाथ को देखिए, यहां से पहले 6 लाइंस जा रही थी, हाथ को टेढ़ा कर दिया, अब 2 लाइन बाहर से निकल गई, नीचे से 1 लाइन निकल गई, सिर्फ 3 लाइन इसमें से घुस रही है। अबे हाँ क्या ना, ऊपर से 1 आध लाइन निकल गई, नीचे से 2-3 लाइन निकल गई, जो भी है 3 लाइन जा रही है। अगर ऐसा कर दिया अभी तो एक भी नहीं जा रहा है बे, टकरा के रुक जाएगा ना यहाँ से, ये सब पास हो गए ऊपर नीचे से, लेकिन ये वाला तो अंदर से जा ही नहीं रहा है ना, अंदर से जा ही नहीं रहा है मेरे दोस्त। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि लाइंस जो हैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं, वो पहले 6 हैं, फिर 3 है, फिर 0 है। तो हम ये कहते हैं पहले फ्लक्स ज्यादा है, फिर फ्लक्स कम है, फिर फ्लक्स 0 है। फ्लक्स ही नहीं, फ्लक्स इज व्हाट, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। गिवन चूड़ी में से जाने वाली जो लाइंस हैं, चूड़ी में से जाने वाली लाइंस, उसी को कहते हैं लाइंस ऑफ फोर्स। अरे आई बात तुहार खुपड़िया में, तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द गिवन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो कि इस एरिया में जा रहा है। एरिया वही है, चूड़ी को छोटा बड़ा मत कर देना, अभी यही चूड़ी है, बनाने में मेरे से थोड़ी गलती हो गई है, लेकिन वही चूड़ी है, वही चूड़ी को टेढ़ा कर दिया है, तो फ्लक्स बदल रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है, फ्लक्स ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ये भी ग्रीक सिंबल है, इसका नाम है फाई। क्या कहते हैं इसे, फाई। ठीक है, अमेरिकन इसे थोड़ा अलग बोलते हैं, फी बोलते हैं, लेकिन बाकी दुनिया से फाई कहती है, फाई। सो जो फाई है, फ्लक्स है, इट इज व्हाट, इट इज द नंबर ऑफ लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे नंबर ऑफ लाइंस का बोले तो नंबर लिखोगे सर, 6 लिखोगे, 3 लिखोगे, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना कि क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। सो हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है, एरिया भी एक वेक्टर है। एरिया को गलती से स्केलर मत ले लेना, एरिया इन जनरल स्केलर ही होता है, लेकिन हम लोग बेसिकली अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसे बना लेते हैं वेक्टर। तो यहां पे एरिया को वेक्टर ही लेना होगा, तभी जाके मजा आएगा, तभी जाके चीजें समझ में आएंगी। अब देखो कैसे मजा आएगा, सुनो। फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट ए, यानी कि फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया EA cos थीटा। अब EA cos थीटा होने से क्या फायदा हुआ ये मैं आपको बता दूं। EA cos थीटा से क्या फायदा हुआ ये मैं आपको बता रहा हूं। तो EA cos थीटा से ये फायदा हुआ कि बेसिकली अब जब, अरे सुनो, एरिया का डायरेक्शन क्या है पहले सुन लो। डायरेक्शन ऑफ एरिया इज डायरेक्शन ऑफ एनी एरिया, कोई भी एरिया का डायरेक्शन इज इट्स नॉर्मल। उसका जो नॉर्मल होता है ना एरिया का, वो इसका डायरेक्शन है। मतलब अबे देखो, अगर कोई चीज ऐसे रखी हुई है तो इसका जो एरिया है ना वो ये है एरिया। अगर कोई चीज ऐसे रखी हुई है तो इसका ये है एरिया, समझ गए। कोई चीज अगर ऐसे रखी है तो उसका ये है एरिया। सो एरिया जो है ना उस चीज को परपेंडिकुलर रहता है, नॉर्मल रहता है। नॉर्मल एरिया का डायरेक्शन उस एरिया का परपेंडिकुलर डायरेक्शन को कहते हैं। एरिया का डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, तो ये चूड़ी का डायरेक्शन शुरुआत में कितना था, ये था डायरेक्शन, दिस वाज द डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही था। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों का डायरेक्शन सेम था मेरे दोस्त शुरुआत में। तो शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रही थी, एरिया भी ऐसे जा रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रही थी और एरिया भी ऐसे जा रहा था।
तो थीटा वॉज 0 डिग्री, तो फ्लक्स वॉज मैक्सिमम, फ्लक्स मैक्सिमम था, वो था ई ए। अरे cos 0 क्या रहता है मेरे दोस्त, cos 0 क्या रहता है 1। तो ई ए की वैल्यू मान लो कितनी थी मालूम है, 6 लाइन, 6 लाइन के बराबर थी मान लो। ये ऐसे ही लिख रहा हूं, इसको लिखना नहीं एग्जाम में, डोंट राइट इन एग्जाम मेरे दोस्त, डोंट राइट इन एग्जाम, ठीक है, एग्जाम में मत लिख आना। ये तो 6 नंबर मैंने ऐसे ही बोल दिया है, असलियत में 6 नहीं करोड़ों लाइंस रहती हैं, करोड़ों, ठीक है, 6 नहीं रहती। ये हो गया, ये पहला केस है। दूसरा केस में क्या हुआ, चूड़ी को टेढ़ा कर दिया, तो चूड़ी हो गई ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, लेकिन एरिया ऐसा हो गया ना, नीचे जाने वाला ऐसा हो गया ना, अब तो एरिया, अब दोनों के बीच में एंगल पहले 0 था, लेकिन अब एंगल, क्योंकि पैरेलल थे ना, पैरेलल तो एंगल 0 था, अब एंगल कुछ और है, तो एंगल मान लो 60 डिग्री का हो गया, 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री का होते होगा क्या, सुनिए ध्यान से, φ इक्वल्स टू ई ए cos 60 हो जाएगा, यहाँ पे था क्या cos 0, cos 0 होता है 1, तो φ इक्वल्स टू ई ए आ गया था, ई ए की वैल्यू 6, यहाँ पे φ इक्वल्स टू ए cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, सो φ इक्वल्स टू ई ए बाई 2 आ जाएगा। लाइंस आधी हो गई, तो कितनी हो गई थी लाइंस, 3 हो गई थी, याद आया। इसको 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 इस बंदे को जैसे मैंने टर्न किया था, लिटा दिया था, 3 ही लाइंस जा रही थी। अब फाइनली तीसरा केस क्या है, इसको पूरा लिटा दिया, अब ऐसे पूरा लिटा दिया तो एरिया नीचे चला गया और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 का एंगल है मेरे दोस्त, कितने का एंगल है बेटा 90 का एंगल, कितने का एंगल है 90 डिग्री। तो बेसिकली फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि cos 90 होता है 0। अरे क्या लिखोगे अभी तुम, φ इक्वल्स टू ई ए cos 90, ई ए cos 90 लिखोगे, और cos 90 क्या होता है 0 होता है। तो मैंने कहा था ना कि जब ऐसा लिटा दोगे पूरा चूड़ी को तो कुछ भी लाइंस पास नहीं होगी, टकरा के रुक जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आई होप कि ये बात तुम्हारी खोपड़ी में घुस चुकी है। φ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, φ इक्वल्स टू ई ए cos 90, ठीक है, जो कि हो जाएगा 0, φ इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, दैट्स इट। तो एक भी लाइन पास नहीं हो रही है। आई होप कि ये सभी बातें आपके मस्तिष्क में पूर्णतः प्रवेश कर चुकी हैं, ठीक है, फाइन। चलिए ये तो हो गया भाई फ्लक्स के बारे में। भैया गाउसेस लॉ पे आते हैं, ये गाउसेस लॉ नहीं था भाई, ये सब फ्लक्स का मीनिंग था। गाउसेस लॉ क्या है, सो व्हाट इज गाउसेस लॉ, सो गाउसेस लॉ को समझ लेते हैं, आखिर गाउसेस लॉ कहना क्या चाहते हैं। तो गाउसेस लॉ को समझते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा गाउसेस लॉ पे। गाउसेस लॉ क्या बोल रहा है मालूम है, ये देखो, ये बहुत ही पेचीदा स्टेटमेंट है, ध्यान से देखना, पेचीदा मीन्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये फ्लक्स नहीं है बाबा, फ्लक्स तो ये रहता है, फ्लक्स ये रहता है, और ये अलग है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल, क्या बोलते हैं इसको, क्लोज्ड इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रेशन का साइन बनाने का और छोटा सा गोला बना देने का, उसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है। खोपड़ी में बातें घुस रही हैं बेटा आपके, समझ पा रहे हैं मेरा बच्चा लोग, मेरे प्यारे प्यारे अकल के बुद्धि, समझ पा रहे हो। क्लोज इंटीग्रल E dot ds is 1 by epsilon naught Q enclosed। ये है गाउसेस लॉ, गाउसेस लॉ ये है। और बोलेंगे सर ये तो माथा खराब करने वाला लॉ है भाई, क्या है, क्या रहा है आखिर, है क्या चीज, कुछ भी कुछ भी। तो लिसन, क्या कह रहा है ये लॉ, जरा ध्यान से सुनना। ये कह रहा है फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड बॉडी, फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू एनी क्लोज्ड बॉडी, कोई भी क्लोज्ड बॉडी में से जो फ्लक्स आ रहा है बाहर, flux coming out of any closed body is numerically equal to the charge enclosed by that body times reciprocal of the permittivity of free space। अब बोलेंगे सर इतना वाहियात स्टेटमेंट क्या है, क्या आखिर कहना क्या चाहते हो आप सर। सो लिसन वेरी केयरफुली, सुनिए, ये पूरी चीज ही फ्लक्स है, ये पूरी चीज फ्लक्स है। अबे ये पूरी चीज फ्लक्स है मेरे दोस्त, ये पूरी चीज फ्लक्स है। तो फ्लक्स किसके बराबर है, इट इज चार्ज एनक्लोज्ड टाइम्स बोले तो मल्टीप्लाइड रेसिप्रोकल, इसका नाम क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, खत्म हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, चार्ज एनक्लोज्ड टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, खत्म, दैट्स इट। वापस सुनेंगे और उसको लिखेंगे,
मैं जानबूझ के लिखता नहीं हूं, मालूम है क्यों? एक तो टाइम बचेगा, दूसरा आप लोग को लिखना पड़ेगा झक मार के। अरे भैया लिखो, लिखने के इंपॉर्टेंस को समझो। तुम लोग लिखते नहीं हो, सब चाहते हो रेडीमेड रेडीमेड, सर बस पास ऑन कर दे नोट्स। ऐसा मत करो, मत करो प्लीज। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनिए समझिए। अच्छा अब याद आ गया भाई, सेव भी करना है, सेव भी करना है इसको, ठीक है? लोग डेस्कटॉप पे सेव करते आ रहे इसको। फाइन, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ क्लोज्ड बॉडी, ये क्योंकि क्लोज बना हुआ है ना भाई, क्लोज बना हुआ है, क्लोज इंटीग्रल। तो फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ क्लोज्ड बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट बॉडी, चार्ज जो बंद है उसमें, टाइम्स रेसिप्रोकल ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है? तो बस बस यही खाली आपका गाउसेस लॉ है। तो फ्लक्स की बात चल रही थी। अच्छा ये आप बोलेंगे सर फ्लक्स का तो अभी आपने मेरे को बताया था सर ई डॉट ए। अरे भैया ये कहां से लिख दिया? फ्लक्स तो ई डॉट ए है ना। सुनो सुनो, छोटू फ्लक्स रहेगा ई इंटू, मतलब ई डॉट छोटू एरिया, छोटू फ्लक्स। अबे डीएस बोले तो सरफेस ना, एरिया ही, एरिया ही हुआ ना। अरे चाहिए तो ए लिख देता हूं मेरे दोस्त, काहे का कंफ्यूजन है? क्यों कंफ्यूजन है? ठीक है? सो बड़ा फ्लक्स बड़ा एरिया। अरे बड़ी जगह में से, अरे बाबा ये स्फीयर इतना बड़ा है, इसका एरिया इतना बड़ा है, तो इसमें से जब फ्लक्स निकलेगा इस चार्ज का, तो चार्ज का फ्लक्स कितना निकलेगा? चार्ज से कितनी लाइंस निकलेंगी? हजारों लाइंस निकलेंगी। मान लो 10 लाइंस निकल रही है या 8 लाइंस निकल रही है, कुछ तो ऐसी निकलेंगी लाइंस। अरे हाँ क्या ना मेरे दोस्त, समझ पा रहे हो बेटा जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो हजारों लाइंस निकल रही है, मान लो 10 लाइंस निकल, 10 लाइंस, तो बड़ा एरिया तो ज्यादा लाइंस निकलेंगी। अगर एरिया छोटा सा ले लिया, खाली इस पे छोटा सा एरिया ले लिया, 2 लाइंस ही निकलेगी। तो बड़ा फ्लक्स बड़ा एरिया, छोटा फ्लक्स छोटा एरिया। समझ गए? तो ये लिखने का तरीका है। अरे ये बच्चों का तरीका है, ये मैच्योर लोगों का तरीका है, लेजेंड्स का तरीका है, न्यूटन का तरीका है। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। छोटा फ्लक्स छोटा एरिया, तो अब छोटा फ्लक्स का छोटा एरिया अगर मिल गया तो बड़ा फ्लक्स करने में देर नहीं लगती, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन डी फाइव इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। मैं इसे बार बार क्लोज क्यों डाल रहा हूं मालूम है? क्योंकि इंटीग्रेशन है ना खुली जगह पे नहीं हो रहा है, ये पूरा बंद जगह पे इंटीग्रेशन हो रहा है, तो बंद इंटीग्रेशन डालना पड़ता है। तो बेसिकली अब ये डी फाई का बन जाएगा फाई, और ये ऐसी के ऐसी छूट जाएगा। हो गया ना फ्लक्स का फॉर्मूला मेरे दोस्त, हो गया ना फ्लक्स का फॉर्मूला, वही तो लिखा हुआ है। तो फ्लक्स ही तो है ना ये, फ्लक्स ही तो है ना ये। ठीक है? समझ में आया? तो ज्यादा आप कुछ सोचेंगे नहीं, खाली इतनी सी बात ध्यान रखेंगे कि गाउसेस लॉ ने क्या बोला है, द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ क्लोज्ड बॉडी या क्लोज सरफेस, द टोटल फ्लक्स coming out of a closed body is numerically equal to charge enclosed by that body times reciprocal of permittivity of free space. That's it. अब इसका हम लोग देखेंगे प्रूफ। इसको तो कैसे चुटकी में प्रूफ करता हूं मैं। प्रूफ क्या देखेंगे बच्चा? प्रूफ देखेंगे, प्रूफ। अबे हाँ के ना। सो प्रूफ देखो, प्रूफ देखो इसका, ध्यान से सुनना। हमको मालूम है कि E जो रहता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अबे थोड़ी देर पहले ही देखा था, एक चार्ज रखा हुआ था, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी थी, ये फॉर्मूला था, तो इतना इतना रहता है। अरे हाँ के ना मेरे दोस्त, आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? सो फ्लक्स जो रहता है, फ्लक्स जो रहता है वो रहता है E डॉट A, या छोटू फ्लक्स रहता है E डॉट ds, है ना, छोटू फ्लक्स। तो यहां पे से लिख देने का वी नो दैट, वहां भी लिख देने का वी नो दैट, हालांकि मालूम नहीं है, याद कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देने का प्यार से। तो वी नो दैट फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, बराबर। अब यहां पे आपका बन जाएगा ये ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि तुमको मालूम ही है कि डॉट हटा के कॉस थीटा मिलता है। सो ये डी फाई हो गया। सो फ्लक्स की वैल्यू हो गई ई डी एस कॉस थीटा। सो यहां पे अब आ जाएगा आपके पास फ्लक्स की वैल्यू डी फाई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर डी एस हो जाएगा। हाँ क्या ना मेरे दोस्त, हो गया ना, एकदम बेसिक है, ये हो गया। सॉरी कॉस थीटा भी तो है मेरे दोस्त, कॉस थीटा भी तो है, ये तो खाली E की वैल्यू है। अबे हाँ क्या ना, ये तो खाली E की वैल्यू है, ई डी एस कॉस थीटा, ये हो गया डी फाई, डी फाई इज ई डी एस कॉस थीटा। सो अब ये क्या हो जाएगा, डी फाई इज, अच्छा अब सुनो 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 सुनो, इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों बाजू इंटीग्रेशन करेंगे। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा फाई, अरे इंटीग्रेशन इसका सीधा फाई हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर क्यू भी बाहर आ जाएगा, चार्ज भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अंदर सिर्फ रह जाएगा जो कांस्टेंट नहीं है, ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर, और क्लोज इंटीग्रेशन। अब जानते हो ये ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर क्या चीज है जानते हो? एक्चुअल में ये है फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल। क्या है? सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है। सॉलिड एंगल को लिखते हैं हम लोग डी ओमेगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा है बेटा तो मेरा फर्स्ट चैप्टर वाला वीडियो देख लो, फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस में व्हाट इज सॉलिड एंगल मैंने एक्सप्लेन किया है। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल, ठीक है। दिस इज सॉलिड एंगल, डी डब्ल्यू इक्वल टू सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। बस अब उसका इंटीग्रेशन करेंगे, कंप्लीट टोटल इंटीग्रेशन। तो सॉलिड एंगल का जो टोटल एंगल रहता है वो रहता है 4 पाई। कितना रहता है? 4 पाई। तो 4 पाई कैंसिल हो गया, आंसर खत्म। फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हेंस प्रूव्ड। यही था ना। अबे फाई बोले तो, अरे फाई बोले तो ईडीएस कॉस थीटा की वैल्यू, ईडीएस कॉस थीटा किसके बराबर है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे डी फाई क्या है? ईडीएस कॉस थीटा ना मेरे दोस्त। अरे ई डॉट ए है ना। अरे अकल के मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैंने साबित कर दिया ना। जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए मैं फटाक से क्विक रिवीजन क्या कर रहे हैं, सुनो फिर से रिवीजन कर रहे हैं। ये रिवाइज वाले एग्जाम में लिख डालना, रिवीजन। चार्ज बना देना छोटू मोटू, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देना, यहाँ पे एक छोटू सा एरिया ले लेना और उसका डीएस एरिया दिखा देना, दोनों के बीच में एंगल थीटा दिखा देना, ठीक है। अब बोलना कि जो फ्लक्स है वो है कितना, ई डॉट डी एस या फिर ई डी एस कॉस थीटा, इतना फ्लक्स है। और यहाँ पे लिख देना वी नो दैट, बोल देना, झूठ बोल देना कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। सो ये बन जाएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा, जिसमें से सब कुछ बाहर आ जाएगा। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, ठीक है। क्यू भी बाहर आ गया, अंदर छूट जाएगा ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर, जिसका नाम है कुछ और नहीं बल्कि डी ओमेगा, जिसका इंटीग्रेशन कुछ और नहीं बल्कि है 4 पाई। सो आ गया आपका, मतलब ई डॉट डी एस की जो वैल्यू थी ना यार, ये देखो ना वैल्यू, यहां से तो शुरू किया था हम लोगों ने, यहां से शुरू किया था ना, यहां से स्टार्ट किया था। तो इसकी जो वैल्यू हमें फाइनली निकल के जो आ रही है वो क्या आ रही है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इधर है और यहाँ पर है डी ओमेगा का फुल वैल्यू विच इज 4 पाई, फुल वैल्यू कैंसिल होके आ गया आंसर, दैट इज आंसर। खत्म, डेरिवेशन इज ओवर। समझ में आया? तो इट्स अ 3 मार्क इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है। आई होप के सभी खोपड़ी में बातें घुस चुकी है पूरी तरीके से। सो वही देखो जो मैंने बनाया वो डायग्राम इन लोगों ने बना के दिखाया, थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से दिखाया है, बट इट्स वन एंड द सेम थिंग। सो ये हो गया आपका गाउसेस लॉ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का। अब आ जाते हैं डाइपोल मोमेंट पे, ध्यान देंगे सभी लोग। डाइपोल मोमेंट क्या है, ध्यान से देखिए। गाउसेस लॉ प्लीज अच्छे से बार बार रिवाइंड करके देख लेना। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर पूरा का पूरा 12th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गाउसेस लॉ पे ही निर्भर करता है। गाउसेस लॉ पे ही है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 12th में वापस से आएगा चैप्टर। सो डाइपोल मोमेंट सुनिए, अगर एक प्लस चार्ज को माइनस चार्ज के साथ जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है डाइपोल, दिस इज डाइपोल। सो डाइपोल क्या है? टू चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट कनेक्टेड टू ईच अदर बट सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस रहना चाहिए। कनेक्ट बोले तो चिपका नहीं देने का, न्यूट्रल हो जाएगा मेरे भाई, थोड़ा डिस्टेंस रखने का। सो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस बट कनेक्टेड टू ईच अदर आर कॉल्ड एज डाइपोल। इसको स्लो मोशन में देख लो, लिख लो। तो ये हो गया एक प्लस चार्ज, ये हो गया एक माइनस चार्ज, इसको कहते हैं डाइपोल। इसके सेंटर में O है और ये लंबाई का नाम है L, ये लंबाई का नाम भी L है, तो इसकी पूरी लंबाई 2L है, 2L। तो सुनो, लेंथ कितना है? लेंथ ऑफ डाइपोल कितना है? 2L, या फिर इसको कभी कभी हम लोग प्यार से कैपिटल L भी बोल देते हैं। और चार्ज ऑफ डाइपोल कोई भी एक चार्ज लिखने का, दोनों सेम ही चार्ज है ना, तो Q है। अबे ये भी Q है, ये भी Q है, हालांकि एक प्लस एक माइनस है, लेकिन है तो ये ना। तो डाइपोल मोमेंट नाम की एक प्रॉपर्टी रहती है, डाइपोल मोमेंट, जो इसकी ताकत, इसकी औकात बताती है, किसकी? डाइपोल की। सो डाइपोल मोमेंट P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज कितना रहेगा? चार्ज इंटू लेंथ, बस, या फिर चार्ज इंटू कैपिटल L, एक ही बात है ना, दोनों एक ही बात है। तो डाइपोल मोमेंट का याद रखना, और इसका डायरेक्शन याद रखना, माइनस से प्लस रहता है। डायरेक्शन इसका रहता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये थोड़ा उल्टा है, प्लस से माइनस नहीं है, माइनस से प्लस है।
ठीक है, ये थोड़ा उल्टा रहता है डाइपोल मोमेंट, बस इतना खाली याद रख लेना, ये होगा डाइपोल। अभी डाइपोल को अगर मैंने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होगा, डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या होगा, डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या होगा, इधर देखो, ये है डाइपोल, ये है इसका प्लस चार्ज, ये इसका माइनस चार्ज, और इसको मैंने रख दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है ना, प्लस वाले को धक्का मारती है, याद आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और माइनस वाले को खींचती है, बुलाती है, तो फोर्स इसका इधर है और इस पे फोर्स उधर है। जब दो ऐसे फोर्सेस हो ना जो एक धक्का मारे खींचे, तो ये बंदा है ना घूमना स्टार्ट कर देता है, तो ये बंदा रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। समझ में आ रहा है, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। बट हमें उससे क्या, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो सुनो, इन लोग दोनों के बीच में एंगल है थीटा, कुछ तो एंगल है थीटा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, दो फोर्सेस मिला के बनता है कपल। सो कपल या फिर टॉर्क दोनों एक ही बात है। अकेला रहेगा तो टॉर्क बोलते हैं, दो लोग घुमा रहे हैं तो कपल बोलते हैं, बट चलेगा, दोनों ही कपल ही हुआ ना। अकेला रहेगा तो भी टॉर्क है, दो रहेंगे तो भी टॉर्क है, लेकिन दो हैं तो कपल बोल देते हैं। एक बंदा भी घुमा सकता है, दो बंदे भी घुमा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो कपल या टॉर्क क्या होता है, मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू। मैग्नीट्यूड मतलब है ना एकदम इजी भाषा में वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, दो फोर्स के बीच का गैप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। तो वैल्यू ऑफ वन फोर्स कितना रहेगा, सुनो, इट विल बी क्यू इंटू ई। ये कैसे आया भाई, ये कैसे आ गया, क्योंकि ई क्या था, एफ बाई क्यू था, सेंस इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। अबे हाँ क्या ना, तो वैल्यू ऑफ वन फोर्स मिल गया जो कि है क्यू ई, यहां पे इसका काम खत्म। अरे हाँ क्या ना मेरे दोस्त, क्यू ई। और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर गैप खाली पता करना है, परपेंडिकुलर गैप आखिर कितना है दोनों के बीच में। तो देखो, ये फोर्स इधर जा रहा है, ये फोर्स जा रहा है इधर बराबर, और ये फोर्स जा रहा है इधर। अरे ये फोर्स इधर जा रहा है, ये फोर्स इधर जा रहा है, दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप ये वाला है, दिस इज द गैप, दिस इज द परपेंडिकुलर गैप। तो यही गैप अपने को पता करना है कितना है। तो लिसन, इस डाइपोल की जो पूरी लंबाई है ना, तुम्हें मालूम है कितनी है, 2L है बराबर, कितनी है 2L, डाइपोल की पूरी लंबाई 2L, और ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा होगा। अरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब इस ट्राइंगल को देखो तो इन ट्राइंगल, ठीक है, रुको इसको जरा साइड में रखते हैं, ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी में क्या होगा, ट्राइंगल एबीसी के अंदर, एक सेकंड ना, हाँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, वरना डायग्राम अच्छा नहीं दिख रहा था। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, साइन थीटा अगर लोगे ना, साइन थीटा लोगे, इसका साइन थीटा, अरे ये थीटा है ना भाई, साइन थीटा लोगे तो क्या मिलेगा, बी सी बाई ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज 2L, हाइपोटेन्यूज कितना 2L। सो देयरफॉर बीसी की वैल्यू जो रहेगी, बीसी की वैल्यू रहेगी 2L साइन थीटा। ठीक है, अब यही चीज आपको यूज कर देना है, 2L साइन थीटा। अब बोले सर ये क्यों लिख दिया आपने, सुनो क्या बोला था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बीसी ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो बीसी कितना है 2L साइन थीटा। तो यहां पे आपको इसका रीजन लिखना है, ये रीजन है ये पूरा, सिंस दिस, बस ये खत्म हो गया। अब आगे क्या करना है, सो टॉर्क या कपल का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया, क्यू ई 2L साइन थीटा। अब यहां क्या ना, क्यू ई 2L साइन थीटा, सो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्यू 2L एक बाजू, ई एक बाजू, साइन थीटा एक बाजू। साइन थीटा का बन जाएगा क्रॉस, साइन थीटा क्या बन जाएगा, क्रॉस, साइन थीटा का बन जाएगा क्रॉस, क्यू 2L का बन जाएगा P, और E तो एज इट इज है ही, टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E, या फिर टॉर्क इक्वल्स टू P साइन थीटा, एक ही बात होगी, P साइन थीटा, P E साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला P साइन थीटा आज के बाद से याद रख लेना, P साइन थीटा। कौन सा टॉर्क है ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो टॉर्क फील हो रहा है वो टॉर्क है। खोपड़ी में बातें घुसी आप सभी के। नाउ लिसन, अब इसके आगे जाके है ना, इस चैप्टर में दो बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे ना, खाली डायरेक्टली लिख देंगे, क्योंकि वन शॉट है बेटा। डिटेल लेक्चर में आप लोग वो देख लेना, वन शॉट में इतना डिटेल डेरिवेशन करने का तो हो गया काम, आधे घंटे की दो डेरिवेशन है। तो लिसन सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, उसका फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2p बाई आर क्यूब। और इक्वेटर ऑफ अ डाइपोल पे आता है 1/4πε0 p बाई आर क्यूब। बस खत्म, इतना सही, एकदम बचकाना फॉर्मूला याद करना। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों के बीच में गैप है r, ठीक है, दोनों के बीच में गैप है r। एक सेकंड, r नहीं है, दोनों के बीच में गैप तो 12 है। कितना गैप है? 12। और एक पॉइंट जो है ना, वो पॉइंट p यहाँ पे है, तो हम कहते हैं ये पॉइंट है एक्सिस पे। और ये जो गैप है ना, यहां से यहां, सेंटर से डिस्टेंस हमेशा लिया जाएगा, और डिस्टेंस r है, सेंटर से डिस्टेंस r है बस। तो एक चार्ज है q, एक चार्ज है माइनस q, गैप दोनों के बीच में 12, ये है ओरिजिन o और वो है पॉइंट p। तो ओरिजिन से पॉइंट p तक का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं r। तो ये हो गया एक्सिस वाला, ये हो गया एक्सिस वाला, ये वाला। अब वापस से ये चार्ज q माइनस q, दोनों के बीच में गैप, ये सेंटर o, गैप है 2l, पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट b है यहाँ पे। सो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेसिकली इक्वेटर। क्या कहते हैं इसे? इक्वेटर। ये इक्वेटर वाली लाइन पे, अरे ये एक्सिस वाली लाइन हो गई, ये इक्वेटर वाली लाइन। इक्वेटर क्या करता है? बांटता है ना भाई, तो इक्वेटर वाली लाइन हो गई। समझ में आया बेटा? ये इक्वेटर वाली लाइन हो गई, वो एक्सिस वाली लाइन है, ये इक्वेटर वाली लाइन है, ठीक है, समझ में आया? तो बेसिकली इक्वेटर पे इतना रहता है, एंड दिस गैप इज आर, सेंटर से वहां तक गैप आर है, खत्म, दैट्स इट। तो यहां जाके हमारा जो वन शॉट है पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, इसका फायदा मिल सके। तो हमारे साथ ऐसे बने रहिए, सारे चैप्टर्स के हम लोग जो है बेसिकली इस तरीके से वन शॉट लाते रहेंगे। सो अगला चैप्टर क्या होगा वो मैं आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगा, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।